Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this fast track batch of CA Final FR. आज हम कवर करेंगे इंडेस 2 इन्वेंट्रीज। ये वीडियो एप्लीकेबल होगी मई 26, सितंबर 26 एज वेल एज जनवरी 27 अटेम्प्ट के लिए। हम कवर करेंगे ICS स्टडी मैट के ऑल क्वेश्चंस, जिसमें इलिस्ट्रेशंस, TYK यानी कि टेस्टर नॉलेज, PQ यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तीनों हम कवर करेंगे। और अगर कोई एग्जाम्पल्स हुए जो रेलिवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो भी हम कवर करेंगे। ये वीडियोस रेलिवेंट है अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, यानी कि पहले कभी नहीं पढ़ा और फर्स्ट टाइम ये FR पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स पढ़ रहे हो, ये वीडियोस एप्लीकेबल है, आपके लिए रेलिवेंट है, यूजफुल रहेगी। रिवाइज कर रहे हो उसके लिए भी यूजफुल है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके लिए भी यूजफुल है। अब पढ़ते हुए अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा डाउट्स पे। वीडियो से रिलेटेड कोई रिव्यू है, कोई फीडबैक है, देन ऑल्सो यूज कॉमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट इट कैन रीच टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, चलिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट, लेट्स स्टार्ट विद इंडेस 2 इन्वेंट्रीज। लेट्स रिवाइज इंडेस 2 इन्वेंट्रीज। इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे कंसेप्ट्स आएंगे क्वेश्चन में कवर करते चलेंगे। एज पर इंडेस 2, inventories include materials and supplies awaiting use in the production process. Examine whether the packing material and publicity material are covered by the term materials and supplies awaiting use in the production process. अब ये जो टर्म है materials and supplies awaiting use in the production process, इसका मतलब है रॉ मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जो भी प्रोडक्शन में यूज करने के लिए वेट कर रहा है, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो क्या पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल रॉ मटेरियल का पार्ट है कि नहीं? लेट्स सी। पैकिंग मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, एक होते हैं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी मटेरियल एज इन लेट्स से कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, ठीक है, इसको आप मार्केट में सेल करने के लिए एक बॉटल्स में पैक करना पड़ेगा या किसी कैंस में पैक करेंगे। तो ये जो बॉटल्स एंड कैंस है एक तरह से प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है। ठीक है, आप कोई केचप है उसको भी बॉटल में पैक करेंगे या पाउच में पैक करेंगे, तो इन पैकिंग मटेरियल को हम इन्वेंट्री का पार्ट मानते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जब ये बॉटल्स एंड कैंस पैक हो जाएंगे, इसको हम एक बॉक्स में डालेंगे, इसके ऊपर टेप लगाएंगे, इसके ऊपर रैपिंग करेंगे कुछ, ठीक है, प्लास्टिक पेपर लगाएंगे, तो वो सारा पैकिंग मटेरियल सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। दीज आर सेल्स कॉस्ट, इट इज नॉट अ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पब्लिसिटी मटेरियल सेल्स कर मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है ताकि सेल्स बढ़े, तो ये अभी हमारा सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। लेट्स सी आंसर। While the primary packing material may be included within the scope of the terms materials and supplies awaiting use in the production process, but secondary packing material and publicity material cannot, as these are selling costs which are required to be excluded as per Ind AS 2. For this purpose, the primary packing material is one which is essential to bring an item of inventory to its saleable condition. Example, bottles and cans in case of food and beverage industry. Other packing material required for transporting and forwarding the material will normally be in the nature of secondary packing material. एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्सेस हो गए, ठीक है, रैपिंग पेपर हो गया, टेपिंग हो गई, या और भी कोई आइटम हो गया, थर्माकोल हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इलस्ट्रेशन। ABC Limited buys goods from an overseas supplier. It has recently taken delivery of 1000 units of component X. The quoted price of component X was rupees 1200 per unit. But ABC Limited has negotiated a trade discount of 5% due to the size of the order. क्या कहते हैं, हमारे पास जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो हमारे पास 1000 यूनिट्स है, इनटू में 1200 रुपये का पर यूनिट है, 1200 पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आ गई है 1200 इंटू में 1000, 12 लाख की। इसमें से हमें 5% का डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। 12 लाख का 5% डिस्काउंट कितना हो गया? 60,000 का डिस्काउंट, 60,000 का डिस्काउंट। तो ये कॉस्ट आ गई हमारे पास 11,40,000। ये होगी हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज। द सप्लायर ऑफर्स एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर पेमेंट विद इन 30 days एंड ABC लिमिटेड इंटेंड्स टू अचीव दिस। ये एक तरीके से कैश डिस्काउंट है या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है। एज पर Ind AS 2, कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट हमारी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो भले ये हमें कंपनी लेना चाहती है नहीं लेना चाहती, इररिलेवेंट है, ये हमारा इस कैलकुलेशन में नहीं आएगा। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा कहता है इम्पोर्ट ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 60 पर यूनिट मस्ट बी पेड बिफोर द गुड्स आर रिलीज थ्रू कस्टम।
तो इसमें एक इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, कितनी है 60 रुपये पर यूनिट, 1000 रुपये की हमारे यूनिट है तो 60 इंटू में 1000 हो गया, 60,000 रुपीज़ की एक और कॉस्ट आ गई हमारे पास इम्पोर्ट ड्यूटी। यही अगर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर रिफंडेबल होती तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, बट ये नॉन रिफंडेबल हम इसमें एज्यूम करेंगे, दे नहीं रखी तो नॉन रिफंडेबल होती है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का ये पार्ट बनती है। Now, once the goods are released through custom, ABC Limited must pay a delivery cost of 5,000 to have the components taken to its warehouse. अब उस प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस में लाने के लिए 5,000 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, तो ये भी इन्वेंट्री को अपने पास लाने के लिए ज़रूरी है, तो 5,000 रुपीज़ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैठेगी। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी इन्वेंट्री की 12,05,000, 11,40,000 प्लस 60 12,00,000, 12,05,000। क्या कहता है ये परचेज प्राइस हमारा हो गया 95% यानी ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने माइनस कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी एंड डिलीवरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 12 लाख दिस। इंटेंशन टू टेक सेटलमेंट डिस्काउंट इज इरेलेवेंट क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें रिकॉर्ड नहीं करते इसमें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 3, अ बिजनेस प्लान्स फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ 10 लाख रुपीज पर एनम, द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट्स पर एनम। तो बिजनेस को लगता है कि उसके जो प्रोडक्शन के खर्चे हैं वो 10 लाख रुपए होंगे पूरे साल के, और हम नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 1 लाख यूनिट्स हम बना सकते हैं पूरे साल में। Due to supply difficulties, the business was only able to make 75,000 units in the current year. Other cost per unit were 126 rupees per unit. तो एक्चुअल में हमें सिर्फ 75,000 यूनिट्स ही बनाई है। कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू बी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या कह रही है, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास प्रोडक्शन टोटल कितने हैं ओवरहेड्स, 10 लाख रुपए के हमारे पास ओवरहेड्स है, ठीक है, जो हमने प्लान करे हैं, और हमारी नॉर्मल लेवल है डिवाइड बाई यूनिट्स इज 1 लाख यूनिट्स। ये हम निकाल रहे हैं अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। तो इतने हमारे 10 लाख के प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स में या तो 1 लाख ले या 75,000 ले, क्या लें, ठीक है, क्योंकि 1 लाख हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन है, 75,000 हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है, 75,000 इज एक्चुअल जो हमने बनाया है। तो एज पर इंडियस 2 हम लेते हैं यहाँ पे विच एवर इज हायर, ठीक है। तो इस केस में हायर कितना है, नॉर्मल है अपना 1 लाख, जो हायर है तो 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख वुड कम्स टू ₹10 पर यूनिट, ठीक है। तो होगा क्या, क्वेश्चन कह रहा है हमें कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, 126 रुपये की अदर कॉस्ट है प्लस 10 रुपीज़ के प्रोडक्शन ओवरहेड, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 136 की। कितने ओवरहेड्स को हम P&L एक्सपेंस में डालेंगे, 10 लाख के टोटल ओवरहेड्स है, इसमें से हमने 75,000 यूनिट्स पे 10 रुपये हमने डाल दिए अपनी इन्वेंट्री में, यानी कितने 7.5 लाख रुपए, तो बचा कितना 2.5 लाख रुपए, इतना चला जाएगा P&L में, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन तो 75,000 यूनिट्स है, हमने ये निकाला है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, इनटू में एक्चुअल हमने करा, तो हमारा एक्चुअल हमने जो यहाँ पे इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब करे हैं वो करे हैं 7.5 लाख, 2.5 लाख रुपए डाल दिए P&L में। फटाफट से ऐसे का सोल्यूशन देखते हैं। अदर कॉस्ट अपनी 126 की है, प्रोडक्शन ओवरहेड 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, ये कौन सी ली है नॉर्मल, क्योंकि ये हायर थी, तो ये आ गया 136। ओवरहेड्स टू बी एक्सपेंस 10 लाख के टोटल थे, इसमें से एब्जॉर्ब कितने कर लिए इन्वेंट्री में, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू में 10 रुपीज़ पर यूनिट 7.5 लाख के, तो 2.5 लाख रुपए चले जाएंगे अपने, 2.5 लाख जो कि हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखते हैं, अगर कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स है हमारे पास, चाहे वो प्रोडक्शन के नाम पे कुछ भी है, जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। इसके लिए हम क्या लेते हैं, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स जितने भी हैं, इस केस में 10 लाख थे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, ठीक है। तो वो लेके हमारा आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, उसको हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट में डाल देंगे, और जितने एब्जॉर्ब हो गए एक्चुअल यूनिट्स में उसको हटा के बाकी के हम डाल देंगे P&L में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ABC Limited manufactures control units for air conditioning system. Each control unit requires the following. एक यूनिट बनाने के लिए क्या क्या लगता है, 1 component of X at a cost of 1205 each, एक component of Y at a cost of 800 each, sundry raw materials at a cost of 150 each. The company incurs following monthly expenses, फैक्ट्री का रेंट है और कोई एनर्जी कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, यानी जो AC के लिए जो यूनिट बना रहा है कंट्रोल यूनिट, उसको एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, जो वर्कर्स हैं उनको 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करी जाती है, ठीक है, 300 पर आवर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन आवरली रेट,
द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ इज 1000 आवर्स। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब ये जो हमने इन्वेंट्री अपने मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट के लिए हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, प्लस करते हैं इसमें डायरेक्ट लेबर, कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस करते हैं ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, इसमें ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, क्या क्या मटेरियल लग रहा है इस कंपोनेंट को बनाते हुए, कंट्रोल यूनिट्स को बनाते हुए। एक कंपोनेंट एक्स लग रहा है, वाई लग रहा है और कुछ रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं। तो 1205 का कंपोनेंट एक्स लगेगा, कंपोनेंट वाई लगेगा और रॉ मटेरियल लगेंगे इतने अमाउंट के, टोटल मटेरियल लगेगा 2155 का। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट लेबर, लेबर यानी जो प्रोडक्शन वर्कर्स है इनको हम 300 रुपये दे रहे हैं पर घंटे के, बट एक यूनिट बनती है 2 आवर्स में। तो एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्शन वर्कर्स को कितने देंगे, 300 इंटू में 2 आवर्स, यानी कि 600 रुपीज़ लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, 600 रुपीज़ की लेबर। अदर डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है तो नील। उसके बाद आ गया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में हमारे पास एक फैक्ट्री रेंट है, एनर्जी कॉस्ट एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सबसे पहली बात, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज पर इंड AS 2 हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि सेलिंग करते वक्त का खर्चा और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं है ये। ठीक है, फैक्ट्री रेंट और एनर्जी कॉस्ट ये दो है अपने प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री में काम हो रहा होगा तो बनेगा एनर्जी, यानी बिजली लगेगी या कुछ और पावर लगेगी इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करते हुए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे कितने हैं, 16,500 प्लस 7,500। इसको किस हिसाब से हम बांटेंगे, इसको हम किस हिसाब से यहाँ पे एलोकेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ये आवर्स के बेसिस पे। और नॉर्मल हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 1000 आवर्स, तो डिवाइड बाई 1000 करके एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो इंटू में 2 कर देंगे, तो एक यूनिट का खर्चा कितना आ गया, 48 रुपीज़। करा गया हमने टोटल, हमने ओवरहेड्स लिए, डिवाइड बाय नॉर्मल, हमारा प्रोडक्शन कितना है 1000 आवर्स का। यही अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन होता लेट्स से 1500 आवर्स का, तो यहाँ पे हम एक्चुअल वर्सेस नॉर्मल विच एवर इज हायर, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, हायर लेते हैं, बट यहाँ पे हमें एक्चुअल दे रखे हैं ना, हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, तो हमने ये नॉर्मल लेवल ले लिया, 1000 डिवाइड करा, ये आ गया पर यूनिट, सॉरी पर आवर। एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 40, टोटल कॉस्ट आ गई अपने पास 2803 की। आईसीआई के सोल्यूशन से मैच करते हैं, ऐसे कंपोनेंट एक्स वाई एंड सन्ड्री रॉ मटेरियल से हमारे पास 2155 के, लेबर ले ली, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले ली हमने, दिस डिवाइड बाय दिस 48 की, 2803 की हमारे पास आ गई। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तो नहीं है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आती। सबसे पहले कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड, एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है, बट किसी क्वेश्चन में कुछ और एंट्री हो सकती है, इसलिए एबनॉर्मल लॉसेज हमारे नहीं आएंगे, चाहे वो मटेरियल के हो, लेबर के हो, इसके हो। स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को अगर हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारी पार्ट नहीं बनेगी यहाँ पे इन्वेंट्री का, अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। कहने का मतलब, एक एग्जांपल है, द प्रोडक्शन ऑफ विस्की इन्वॉल्व्स डिस्टिलिंग ऑफ एज्ड विस्की इन अ कास्क प्रायर टू द बॉटलिंग शुड बी कैपिटलाइज्ड एज एजिंग इज इंटीग्रल टू मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट सेलेबल। यानी विस्की के लिए होता है कि जितनी वो पुरानी हो उतनी बेटर होती है, ऐसे ही राइस होते हैं, जितने पुराने हो उतने बेटर होते हैं, तो उसको जान के स्टोर करा जाता है ताकि उसकी एज बढ़े और फिर हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी इन्वेंट्री का। बट अगर नॉर्मल हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है फिर भी हम उसे स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी स्टोरेज कॉस्ट लग रही है, तो वो पार्ट नहीं बनेगी हमारी इन्वेंट्री का। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन एंड सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हमारे पार्ट नहीं बनेंगे इन्वेंट्री का, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था। ये इलस्ट्रेशन खत्म होता है, चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। A dealer has purchased 1000 cars. Just a minute. Illustration 5 एक बार फिर से। A dealer has purchased 1000 cars at 2,80,000 each on deferred payment basis at 25,000 per month per car to be paid in 12 equal installments. ठीक है, 2,80,000 की एक गाड़ी है, ठीक है, उसके लिए उसने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा 25,000 पर मंथ पर कार के लिए, 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एट ईयर एंड 31 मार्च 2001 20 कार्स आर इन स्टॉक, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फाइनेंस कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या कह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं कि हम जो पेमेंट करेंगे 25,000 रुपये की करेंगे इंटू 12 मंथ्स के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000 इंटू में 12, 3 लाख रुपये हम देंगे एक गाड़ी के लिए। ठीक है, बट आज के दिन में उसकी जो कॉस्ट है वो है 2,80,000 की। तो डिफरेंस जो 20,000 का है वो हमारी एक तरह से फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट है,
ये है अपनी पर कार के लिए 20,000। तो टोटल हमारे पास कितनी गाड़ी है, 1000 कार्स है, तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी 20,000 इंटू में 1000 कार्स। ठीक है, अब 31 मार्च 2001 को कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताओ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और 20 कार्स हमारे पास स्टॉक में बची है। अब 20 गाड़ी हमारे पास बची है, एक गाड़ी की कीमत कितनी है, 2,80,000। 2,80,000 एक गाड़ी की है और 20 कार्स अपने पास बची है, तो ये हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है 2,80,000 इंटू में 20 कार्स। यही अपने पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, हमारे पास टोटल 1000 कार्स थी ओपनिंग स्टॉक में, हमने सेल कितना कर चुके हैं, हमारे पास क्लोजिंग कितना है 20, तो सेल कितनी कर दी हमने 980। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया होगा 980 कार्स इंटू में 2,80,000। और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इनमें फटाफट आंसर देखते हैं इसका आईसीए का। क्या कहते हैं ये, डेफर्ड पेमेंट जो है वो 25,000 पर मंथ इंटू में 12 मंथ्स के हिसाब से 3 लाख रुपए की है। कैश प्राइस अपना आज के दिन में 280 का है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 20,000 का। यही अगर जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालें, इन्वेंट्री में हमारे पास 20 कार्स बची है, तो 20 कार्स इंटू में 2,80,000 जो कैश कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। फाइनेंस कॉस्ट अपनी 1000 कार्स है, 20,000 पर कार का फाइनेंस कॉस्ट है, ये अमाउंट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 980 गाड़ी हम बेच चुके हैं, क्योंकि 1000 में से सिर्फ 20 बच रही है अपने पास, और 280 की कॉस्ट है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बस एक चीज सीखने लायक है। ठीक है, जो हमने ये कॉस्ट ली है 2,80,000 की, यहाँ पे 2,80,000 की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। अब एक चीज, इसमें दो कॉस्ट है हमारे पास, एक 2,80,000 की है, एक हम 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं उसी इन्वेंट्री के लिए। तो एज पर इंडियस 2 अगर कोई डेफर्ड पेमेंट में हम लेते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। 3 लाख में से 20,000 तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट अपनी इन्वेंट्री की 2,80,000 जो अपना आज के दिन का प्राइस है वही रहेगा। नो मैटर हम उसको लोन पे लेके उस पर जितनी मर्जी ईएमआई भरते रहे, 2,80,000 की चीज़ हम चाहे 5 लाख में खरीदे, 3 लाख में खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी रहेगी, 2,80,000। ठीक है, तो डेफर्ड पेमेंट हमारा इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके साथ इलस्ट्रेशन 5 खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। Venus Trading Company purchases cars from several countries and sells them to Asian countries. During the current year, this company has incurred following expenses. यहाँ में अलग अलग लिस्ट दे रखी है 1 से लेकर 10 तक की, ये खर्चे कंपनी ने करे है। क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट विच कॉस्ट आर अलाउड एज पर इंडेस 2 फॉर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ वीनस, कि इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट हमारी इंडेस 2 का पार्ट बनेगी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगी नहीं आएगी वो बताया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज। अगर परचेज पे कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है, तो इसको हम माइनस करते हैं अपने कॉस्ट ऑफ परचेज से, तो ये अलाउड है। ठीक है, यही अगर कोई कैश डिस्काउंट होता या कोई अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता, वो अलाउड नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज एब्सोल्युटली अलाउड। सेकंड कहता है हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट के लिए अगर कोई भी हम खर्चा करते हैं, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं, टैक्स देते हैं, कोई भी हैंडलिंग कॉस्ट देते हैं, ये सब अलाउड है। बस शर्त ये है कि ये रिफंडेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी होता है कि जो टैक्सेस है वो रिफंड हो जाते हैं गवर्नमेंट से वापस, फिर नॉन रिफंडेबल है तो इसको इंक्लूड करेंगे। अब आता है सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम इसमें नहीं लेते, तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है, तो ये थर्ड अपनी कैटेगरी नहीं आएगी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज नहीं लेंगे हम। सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, ये सेल्स का काम है, इन्वेंट्री लेने का काम नहीं है। इन्वेंट्री आ गई, उसका फिनिश प्रोडक्ट बना लिया है, वो फिनिश प्रोडक्ट ही है, उसको हमने बेच दिया, तो बेचते वक्त का खर्चा ये, तो ये इसमें नहीं लेंगे हम। आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट, ये भी मतलब बेचने के बाद का खर्चा, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो लेंगे, अगर रिफंडेबल है तो नहीं लेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे नॉन रिफंडेबल है, तो इसको हम इन्वेंट्री का पार्ट बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ परचेज तो लेंगे बेस्ड ऑन सप्लायर्स इनवॉइस, जो भी इनवॉइस की अमाउंट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज तो आएगी, ये तो मेन पार्ट है। फ्रेट एक्सपेंस भी लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लेते हैं हम। इंश्योरेंस ऑफ परचेज एक इंटीग्रल खर्चा है इंश्योरेंस, ये भी लेंगे। ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंटेंडिंग एजेंट्स, अब ये कोई ब्रोकरेज कमीशन है जो इंटेंडिंग एजेंट्स को लेते हैं, इसको हमेशा याद रख लो कि ये इन्वेंट्री का पार्ट बनती है। ये जो हमने ब्रोकरेज दी है ये बनती है। यही अगर एक बाइंग कमीशन हो वो भी बनती है, जैसे यहाँ पे एक सेल्स कमीशन दी थी, अगर बाइंग कमीशन होती वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 10 आइटम्स में से क्या क्या नहीं बना, सिर्फ ये 3, 4 और 5 ये नहीं बना, जिसमें क्या है सैलरीज अकाउंटिंग की, सेल्स कमीशन और सेल्स वारंटी है, बाकी सारे बनेंगे। क्या कहते हैं, आइटम नंबर 1, 2, इसमें 3, 4, 5 नहीं बनेगी, 6, 7, 8, 9, 10 आर अलाउड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री। सैलरीज ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, sales commission and after sale warranty are not considered to be the cost of inventory, therefore they are not allowed as per Ind AS for inclusion in the cost and expense of in the profit and loss account में डाल देंगे।
इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। इलस्ट्रेशन 7, as per Ind AS 2, selling costs are excluded from the cost of inventories and are required to be recognized as an expense in the period in which these are incurred। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब एडवाइज वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड नाउ बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज एज पर Ind AS 2। वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसको लेंगे कि नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक साथ चलते हैं, ठीक है। सेलिंग सेल्स करते वक्त खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है कि उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना या किसी मतलब कोई एजेंट है या ब्रोकर है उसको आगे अपने होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो सारा खर्चा ये भी अपना सेलिंग से रिलेटेड है, तो ये P&L में ही जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक ही मतलब थाली के चट्टे बट्टे है, ठीक है। तो दीज आर सेम कॉस्ट। तो क्या कहता है ये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर जनरली यूज्ड इन द सिंगल टर्म बिकॉज बोथ आर रिलेटेड। As selling costs are incurred to effect the sale and the distribution costs are incurred by the seller to complete a sale transaction by making the goods available to the buyer from the point of sale to the point at which the buyer takes possession। ठीक है, एक ये पैरा पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कॉस्ट हम इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। Since these costs are not related to bringing the goods to their present location and condition, the same are not included in the cost of inventories। यानी कोई भी ऐसी कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। कोई भी ऐसा खर्चा जो जरूरी है, ये जो रिलेटेड है इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, वो हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। इसके अलावा कोई भी खर्चा हम इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 इसके साथ खत्म होता है। बस एक कंसेप्ट था ये छोटा सा, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन नंबर 7 में। Illustration number 8. In a manufacturing process of Mars Limited, one byproduct BP emerges besides two main product MP1 and 2. Apart from scrap, details of the cost of production process are here as under. मैन्युफैक्चरिंग में एक हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है बीपी, और दो मेन प्रोडक्ट्स हैं अपने MP1 एंड MP2, और एक थोड़ा सा स्क्रैप भी बन रहा है। डिटेल्स हमें क्या दे रखी है, हमें रॉ मटेरियल्स के दे रखी है, अमाउंट इसकी और रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी, वेजेस दे रखी है यानी डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट्स दे रखी है। आउटपुट में क्या बनता है, हमारे पास MP1 बनता है 5000 यूनिट्स, MP2 बनता है 4000 यूनिट्स, एंड BP बनता है जो अपना बाय प्रोडक्ट है 2000 यूनिट्स। ये हमारी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है। क्लोजिंग स्टॉक MP1 का 250 रह गया और MP2 का 100। आगे बताया कि एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 है 60 पर यूनिट एंड 50 पर यूनिट। MP1 60 रुपये पर यूनिट का बिकता है मार्केट में, और MP2 बिकता है 50 का। ये हमारे पास मार्केट प्राइस आ गए इनके। बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20 पर यूनिट, ये 20 रुपये का बिक जाएगा। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 8000 एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ 2000। बाय प्रोडक्ट पे कुछ खर्चा हुआ है हमारा प्रोसेसिंग एंड पैकिंग का, और प्रॉफिट हमारा हुआ है इसको बेच के 5000 का। 5000 रुपये हमने एक और कमाए हैं फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप भी हमने बेचा है 5000 का। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2 एज ऑन 31 मार्च 2001। यानी कि MP1 एंड 2 की जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो MP1 का 250 की यूनिट्स है और इसकी 100 की यूनिट्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 2001 को, ये निकालनी है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट। जो हमारा बाय प्रोडक्ट बना है उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है। तो 2000 का बाय प्रोडक्ट है, 2000 क्वांटिटी बनी है बाय प्रोडक्ट की, 20 रुपये का एक बिकता है, तो 2000 इंटू में 20, 40,000 रुपीज़ की तो इसकी सेल्स प्राइस आ गया। इसमें हमने 8000 और 2000 का खर्चा भी करा है, तो सेलिंग प्राइस आ गई 2000 इंटू 20, 40,000 की सेलिंग प्राइस है। पैकेजिंग जो हमने खर्चे करे हैं वो इसमें माइनस कर दिया, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी इसकी 30,000। अब बाय प्रोडक्ट पे जो हमने प्रॉफिट कमाया है 5000 का, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए होती है नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इसमें हमने कितना प्रॉफिट करा कितना लॉस करा कोई लेना देना नहीं, कितने में हम उसे बेच सकते हैं खर्चे करने के बाद, वो हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब NRV निकाल दी। अब हम निकालेंगे कि टोटल हमारे पास कितने खर्चा हुआ है पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना एक्सपेंस हमने करा है। तो रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल लगे, डायरेक्ट लेबर लगे हैं, ये ओवरहेड्स लगे अपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो इन सब का टोटल आ जाएगा 3,55,000 का हमने कर दिया है टोटल कॉस्ट। इन सबको अगर सम करेंगे 1,90,000, 65,000, 50,000, तो 3,55,000 का हमने पूरा खर्चा कर दिया है। तो टोटल कॉस्ट आ गई 3,55,000 की। इसमें से अब जो हमने खर्चा करा है, हम बाय प्रोडक्ट बेच के 30,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। बाय प्रोडक्ट की NRV हमने निकाली है 30,000, तो 30,000 रुपीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें MP1 और MP2 की कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट जो सबकी है इसमें MP1, 2 बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप सबकी कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट में से NRV हम निकाल देंगे बाय प्रोडक्ट की, और स्क्रैप भी हम माइनस कर देंगे कितना, 5000 का।
हाँ, तो थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच था। फिर से टोटल कॉस्ट में से एनआरबी माइनस कर देंगे और स्क्रैप भी हटा देंगे 5,000 की, तो जॉइंट कॉस्ट हमारे पास आ गई 3,20,000 की। ये कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में से हमने एनआरबी हटा दी, बाय प्रोडक्ट की, स्क्रैप की वैल्यू हटा दी, तो अब ये जो कॉस्ट आई है ये MP1 एंड MP2 की जॉइंट कॉस्ट है। अब इसको हमें MP1 और MP2 में एलोकेट करना है। किस रेशो में एलोकेट करेंगे, इनकी सेल्स वैल्यू में। अब MP1 एंड MP2 की जो हमारे पास क्वांटिटी है 5,000 एंड 4,000 क्वांटिटीज हमें दे रखी है, सेलिंग प्राइस भी इनका दे रखा है 60 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी 5,000 इंटू में 60, 3 लाख की MP1 बिक सकता है, MP2 2 लाख की इसकी फेयर वैल्यू है। तो रेशो आ गया 3:2। इसको हम जो 3,20,000 की कॉस्ट है 3:2 के रेशो में बांट देंगे, यानी कि 3,20,000 इंटू में 3 डिवाइड बाई 5 1,92,000, 3,20,000 इंटू में 2 डिवाइड बाई 5 1,28,000। ये आ गई जॉइंट कॉस्ट, यानी MP1 और MP2 बनाने में हमारा कितना खर्चा लगा। अब ये जो कॉस्ट आई है ये तो पूरे 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, 4,000 यूनिट की कॉस्ट है, हमें चाहिए पर यूनिट कॉस्ट। तो क्या करेंगे, 1,92,000 डिवाइड बाई 5,000, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई 38.4 MP1 के लिए। 1,28,000 डिवाइड बाई 4,000, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 32 रुपये हमारी इसके लिए, MP2 के लिए। 1,28,000 डिवाइड बाय 4,000, 32 रुपीज़। अब हमारे पास MP1 और MP2 की कॉस्ट आ गई पर यूनिट, हमें निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो 250 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली है कितनी, 38.4 है MP1 के लिए, 38.4, और MP2 के लिए है 32। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू में 38.4, 9600, सेकेंड 100 इंटू में 32, 3200। ये आ गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। टोटल हो जाएगी 3200 प्लस में 9600, 12,800। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जो ये डेटा हमें दे रखा है रॉ मटेरियल की जो यूनिट्स दे रखी है 14,500 यूनिट्स, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, बस एक कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। दूसरा जो प्रॉफिट हुआ है इसमें 5,000 का बाय प्रोडक्ट की सेल पे, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कंसेप्ट इसमें क्या कहता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसपे ये टोटल खर्चा हुआ है 3,55,000 का टोटल खर्चा हुआ है, इसमें से हमें खर्चा निकालना है MP1 और MP2 में कितना खर्चा हुआ है। इसके लिए हमने क्या करा, एनआरबी हटा दी, अपने बाय प्रोडक्ट्स की स्क्रैप की वैल्यू हटा दी जो हमें स्क्रैप बेच के मिला है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो MP1 और MP2 को रिलेट करती है। इसको हम एलोकेट करेंगे इनकी सेल्स के रेशो में, हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे और उसको हम क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट से आंसर चेक करते हैं इसका। यहाँ पे एनआरवी निकाल रखी है हमारे 40,000 की, ये हटाई और 30,000 की आ गई एनआरवी। फिर निकाला इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर एलोकेशन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स इन MP2, तो 3 लाख ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, इसमें से इन्होंने एनआरवी और स्क्रैप माइनस करा, तो 3,20,000 की जॉइंट कॉस्ट आ गई। इसको एलोकेट करने के लिए इन्होंने क्या करा, इनकी सेल्स वैल्यू में 3:2 के रेशियो में 38.4 और 32 की पर कॉस्ट यूनिट आ गई। देन इसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करा तो 9600 एंड 3200 की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा रहेगा नेक्स्ट, ये कौन सा था, इलस्ट्रेशन 8। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9, Mars Fashion is a new luxury retail company located in Lajpat Nagar, New Delhi. Kindly advise the accountant of the company on the necessary accounting treatment for the following items. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक्स सच एज लिपस्टिक्स, मॉइस्चराइजर्स। ठीक है, द कंपनी सेल्स हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ईच प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर, is purchased at similar prices and have a short life cycle before a new similar product is introduced. The point of sale and inventory system is not yet fully functioning in this department. The sales manager of the cosmetic department is unsure of the cost हमें नहीं पता कि क्या होगी of each product, but is confident of the selling price उसे पता है, and has reliably informed you that the company on average makes a gross margin of 65% on each line. ठीक है, हमें क्या बताना है, एज पर इंडियस टू एक्सप्लेन हाउ द आइटम्स रेफर टू इन 1 and 2 शुड बी मेजर्ड। तो इन्वेंट्री की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, अब हमें कॉस्ट तो पता नहीं, तो हम कॉस्ट तो ले नहीं सकते, बट हमें ये पता है कि जो हमारा सेल्स है उसमें 65% का हमारा मार्जिन रहता है, तो सेल्स माइनस 65% हम कर देंगे ग्रॉस मार्जिन, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो इस मेथड को कहते हैं हम रिटेल मेथड। ठीक है, तो रिटेलिंग मेथड के हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी इन्वेंट्री, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्रीज है, सिमिलर आइटम्स है, सिमिलर प्रोडक्ट्स है, और हर एक प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट नहीं पता। तो फर्स्ट केस में रिटेल मेथड। सेकंड क्या कहता है, मार्स फैशन आल्सो सेल्स हैंडबैग, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स देयर ओन हैंडबैग्स एज दे विश टू बी assured of the quality and craftsmanship which goes into each handbag. The handbags are manufactured in India in the factory which has made handbags for the last 50 years. Normally Mars manufactures 1 lakh handbags in the year in their handbag division, which uses 15% of space and overheads of the head office factory. The division employs 10 people and is seen as being efficient division within the overall company. अब देखो इस केस में क्या है, एक तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऊपर से उन्हें
सारी डिटेल्स पता है उन्हें, डायरेक्ट मटेरियल पता है कि कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर पता है और डायरेक्ट ओवरहेड्स भी पता है इन्हें, क्योंकि ओवरहेड्स पता चल गया, लेबर पता चल गया, मटेरियल कितना 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं तो कितना मटेरियल, सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो इस केस में क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करेंगे। क्या कहता है ए के लिए, द रिटेल मेथड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड रिड्यूसिंग इट बाय द ग्रॉस मार्जिन ऑफ 65%, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करके कॉस्ट आ जाएगी। दूसरे में कहते हैं हैंडबैग्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेशली इफ द रिजल्ट्स अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, company has information reliably on hand in relation to direct material, labor, expenses, overheads, it would be best method to use to arrive at the cost of inventories, यानी कि standard costing। illustration 9 खत्म होता है। illustration 10 conceptual illustration है, क्या कहते हैं, state whether an entity can use different cost formula for inventories held at different geographical location having similar nature and use to it। कहना चाह रहे हैं कि अगर जो हमारी इन्वेंट्रीज है उसके लिए हम डिफरेंट कॉस्ट फार्मूला क्या होती है, या तो लीफो बेसिस, फीफो बेसिस, वेटेड एवरेज कॉस्ट, किस कॉस्ट में हम करेंगे। तो इन्वेंट्रीज का नेचर सिमिलर एंड सिमिलर नेचर एंड यूज़ है, तो एज पर इंडियाज टू सेम होना चाहिए हमारा कॉस्ट फार्मूला सिमिलर नेचर एंड यूज़ वाली इन्वेंट्रीज के लिए, नो मैटर वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशंस में हो तो डिफरेंट नहीं यूज़ कर सकती। क्या कहता है, इंडियाज टू प्रिस्क्राइब्स दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज other than the items of inventories which are not ordinarily interchangeable shall be assigned by using first in first out FIFO or weighted average cost formula. Entity shall use the same cost formula for all inventories having similar nature and use to it. In this case, when the inventories held at different geographical locations are of similar nature and used to entity, different cost formula cannot be used for the inventory for valuation purpose. Illustration 11, important question है, Mercury Limited uses periodic inventory system. The following information relates to 2001 and 2. हमें कुछ डेट्स दे रखी है, इसमें पर्टिकुलर्स इन्वेंट्री है, फिर हमने इन्वेंट्री और परचेज करी, कितनी परचेज करी, उनकी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट आई, मतलब इतनी यूनिट्स थी हमारे पास, ये तो ओपनिंग स्टॉक मान लो इन्वेंट्री का अप्रैल में, फिर हमने इतनी सारी परचेजेस करी, ये यूनिट्स है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट आ गई। फिजिकल इन्वेंट्री एट ईयर एंड 31 मार्च को हमारे पास 400 यूनिट का हमारे पास क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू, जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हमने जो बेचा है उसकी वैल्यू कितनी है, यूजिंग फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं फीफो मेथड के लिए। फीफो मेथड क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो चीज़ हमने पहले खरीदी है उसको पहले बेचो, यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो अब क्लोजिंग में हमें सबसे पहले क्लोजिंग यूनिट हमें दे रखी है 400, तो अब ये 400 यूनिट्स इसमें से कौन से प्राइस की होगी, अब 200 वाली तो बिक चुकी होगी, ये भी बिक चुका होगा, लास्ट में हमने फरवरी में 350 यूनिट खरीदी है, ठीक है, तो सबसे पहले ये तो बची होगी हमारे पास लास्ट वाली, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले पहले वाले सारे निकल गए, तो इस 450 में 350 तो ये होगी, फिर बची हुई 50 होगी इसमें से 400 में से, तो 350 की वैल्यू कितनी हुई 14, 50 यूनिट कितने रेट पे ली थी हमने 12, तो 350 इंटू में 14 प्लस में 50 इंटू में 12, ये आ जाएगा 5500 की हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग वैल्यू, ये हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। अब टोटल हमारे पास जो स्टॉक था वो था 12,250 रुपये का, 12,250 का, इसमें से जो क्लोजिंग पड़ा है वो हमारे पास 5500 की क्लोजिंग वैल्यू बची है, तो कितनी हमने बेच दी होगी, 12,250 में से हमने 5500 का अभी तक सामान बचा हुआ है, तो 6750 का हमने सामान बेच दिया, तो ये होगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेकंड मेथड कहता है वेटेड एवरेज में निकालो। वेटेड एवरेज मींस टोटल हमारे पास 12,250 रुपये की हमारे पास क्या कहते हैं वैल्यू की इन्वेंट्री है, यूनिट्स कितनी है 1000, तो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी 12,250 डिवाइड बाई 1000, पर यूनिट कॉस्ट आएगी हमारे पास 12.25, ये हमने क्या करा 12,250 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स, तो 12.25 की एक यूनिट की वैल्यू है। अब क्लोजिंग में हमारे पास 400 यूनिट बची है, तो 400 इंटू में 12.25 अगर हम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4900, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, 12,250 की टोटल थी, 4900 हम बेच चुके, 4900 का अभी हमारे पास बचा है, तो 7,350 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। फटाफट आंसर देखते हैं। फीफो के हिसाब से 350 यूनिट्स हमारे पास 14 रुपीज़ की बचेगी और 50 यूनिट्स बचेगी 12 की, ठीक है, क्योंकि 350 हमारे पास 14 वाली बच रही है और 50 हमने इसमें से ले ली 12 की, तो ये हमारे पास टोटल फीफो के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 5500 की और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 6750, 5500 की क्लोजिंग एंड 6750।
यहाँ पे हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी पर आइटम की, वेटेड एवरेज हमने 400 इंटू 12.25 कर दिया, रिमेनिंग हमने यहाँ पे निकाल दिया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। इलिस्ट्रेशन 12 अगेन एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है, रिकमेंड वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द एनआरवी ऑफ द इन्वेंटरीज। ये सारी कॉस्ट हम लेंगे नहीं लेंगे एनआरवी निकालते हुए। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन सेल एंड कैश डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखो कैश डिस्काउंट तो हम लेते नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हम लेते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है उसकी कॉस्ट को हम लेते हैं। ठीक है, इसको थ्योरी में कैसे लिखना है, लेट्स सी एक एक करके। Ind AS 2 defines net realizable value NRV as the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस NRV क्या हुआ अपना, सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। Cost of completion of work in progress are incurred to convert the work in progress into finished goods. Since these costs are in the nature of completion cost in accordance with the above definition, the same should be deducted from the estimated selling price to determine NRV of work in progress। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कहता है, इट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशंस अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। यानी ये पेमेंट के लिए नहीं दे रहा, ये हमें दे रहा है लिस्ट प्राइस से कुछ डिस्काउंट दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ईदर एक्सप्रेसली थ्रू एन एग्रीमेंट or through prevalent commercial practice in the terms of the trade, and the same is adjusted in arriving at selling price. Accordingly, trade discount expected to be allowed should be deducted in determining estimated selling price। अभी तक क्या देखा हमने, वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। अब कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट हमें जब मिलता है वो मिलता है हमें पेमेंट के लिए, सेल टर्म्स फाइनल हो गई। अब जो सप्लायर है वो कह रहा है कि हमें पेमेंट मुझे आज ही दे दे या जो 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है उससे पहले दे दे, तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये सेल करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ये पेमेंट निकालने के लिए ज़रूरी है, वसूली कर रहे हैं इससे। तो कैश डिस्काउंट इज रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस्ड प्राइस। इनवॉइस प्राइस फिक्स हो गया बट वो कह रहा है कि मैं तुझे डिस्काउंट दे दूंगा इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इंकर टू रिकवर द सेल प्रोसीड्स, यानी रिकवरी कर रहे हैं हम इससे, वसूली कर रहे हैं इमीडिएटली ऑन or before the end of specified period or credit period allowed to the customer। In other words, these costs are not incurred to make the sale। ये सेल करने के लिए जरूरी नहीं है, therefore the same should not be considered while determining NRV। कहने का मतलब जो सेल प्राइस है वो तो हम कंफर्म कर चुके हैं, लेट्स से 1 लाख रुपए का सेल प्राइस है तो ये तो है। बाकी अब सप्लायर कह रहा है कि मुझे अभी के अभी पेमेंट कर देगा तो मैं 95,000 दे दे भाई, क्योंकि सप्लायर को क्या है कि 30 दिन बाद पेमेंट मिलेगी या 60 दिन बाद मिलेगी, जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड है, तो उसको आज ही मिल जाएगी, इसलिए वो 5,000 छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये डिस्काउंट हम नहीं कंसिडर करते। नेक्स्ट illustration 13। ABC Limited manufactures and sells paper envelopes। The stock of envelope was included in the closing inventory on 31st of March 2001 at a cost of 50 rupees per pack। During the final audit, the auditors noted that the subsequent sale price of the inventory at 15th of April was rupees 40 per pack। तो हमें कॉस्ट दे रखी है 50 की और NRV यानी कि नेट सेलेबल वैल्यू दे रखी है एक तरीके से 40 की। Furthermore, inquiry reveals that during the physical stock take, a water leakage has created damage to the paper and glue। Accordingly, the following week, ABC Limited has spent 15 per pack for repairing and reapplying glue to the envelope। तो जो 40 रुपीज़ की NRV है, इसको अब एनवलप को हमें बेचने के लिए हम NRV निकालने के लिए करते हैं सेल प्राइस माइनस में कॉस्ट करते हैं वर्किंग प्रोग्रेस की या कॉस्ट रिक्वायर्ड टू सेल द प्रोडक्ट। तो 15 रुपये की हमें और कॉस्ट इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ डैमेजेस हो गए और उसके कॉस्ट अप्लाई करे बिना हम उसको बेच नहीं सकते। तो 40 माइनस 15 कितना, 25 रुपए की हमारी आ जाएगी NRV। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट NRV जो हमने निकाल दी 25 एंड इन्वेंट्री राइट डाउन लॉस अमाउंट। इन्वेंट्री का लॉस कितना हुआ, कॉस्ट तो हमारे पास इन्वेंट्री की 50 है बट हम उसमें से सिर्फ 25 रुपए ले सकते हैं, तो 25 रुपए का हमारे पास लॉस आ गया इन्वेंट्री का। क्या कहता है सोल्यूशन, द NRV इज एक्सपेक्टेड सेल प्राइस लेस कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू इट्स सेलेबल कंडीशन। तो 40 रुपए की तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है बट उसको सेलेबल कंडीशन बनाने के लिए 15 रुपए का हमें और खर्चा करना पड़ेगा। तो एनवलप की NRV आ गई 40 माइनस 15 25 की। लॉस कितना हुआ, 50 की कॉस्ट थी 25, तो 25 पर पैक का लॉस आ गया हमारे पास। Illustration 14। At the end of financial year, company P has 100 units of inventory on hand recorded at a carrying amount of 10 per unit। तो कॉस्ट हमें दे रखी है 10 रुपए की। The current market price is 8 per unit at which these units can be sold। Company P has a firm sales contract with Company Q to sell 60 units at 11 per unit which cannot be settled net। Estimated incrementing selling cost is 1 per unit। Compute NRV of the inventory of Company P। क्या कहता है, 100 यूनिट्स है, इसमें से 60 यूनिट तो हम कंपनी Q को बेच देंगे, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, बची कुछ 40 यूनिट्स। अब जो कंपनी Q को हम बेचेंगे वो बेचेंगे हम 11 रुपये में,
बट एक सेलिंग प्राइस सेलिंग कॉस्ट हमें लगेगी 1 रुपीज़ की, तो हम इसको 11 माइनस 1 में रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ 10, जो इसकी एनआरवी है, और कॉस्ट भी इसकी 10 एनआरवी है, तो हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो दोनों सेम है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 10 में, यानी 60 इंटू 10 600 रुपये की हम इसको इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब बची कुछ जो 40 यूनिट्स है इसका क्या होगा, हम नॉर्मल करंट मार्केट प्राइस 8 रुपये में बेच सकते हैं, बट एक सेलिंग कॉस्ट 1 रुपये लगेगी, तो ये 7 रुपये की आ जाएगी इसकी एनआरवी। कॉस्ट है 10 रुपये की, विच एवर इज लोअर 7 रुपीज़ में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। 8 रुपये में बेच सकते हैं, 1 रुपये की कॉस्ट है 7 में, और वैसे कैरिंग अमाउंट है इसकी 10 की, तो 7 में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 7 इंटू 40 ये आ जाएगा हमारा 280 की, यहाँ पे आ जाएगी 40 की वैल्यू, तो टोटल आ जाएगा हमारा 880 की वैल्यू। 880, 280, 600, और यहाँ पे वही थोड़ा बहुत ज्ञान लिखा है, किसी काम का नहीं है। इलस्ट्रेशन 14 तक खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 15 ये कहता है अ बिजनेस हैज 4 आइटम्स इन इन्वेंटरी, अकाउंट ऑफ द इन्वेंटरी हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द अमाउंट्स ऑफ इन्वेंटरी करेंटली हेल्ड एट कॉस्ट आर एज फॉलोज। इन्वेंट्री ये 4 तरीके की इन्वेंट्रीज है, 1 2 3 4, A1 A2 B1 C1। इसकी हमें कॉस्ट दे रखी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दे रखे हैं और सेलिंग कॉस्ट दे रखी है। तो सेल्स प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एनआरवी। अगर 7800 माइनस 573 ऐसे हमने निकाल दिया, सेल्स माइनस सेलिंग कॉस्ट एनआरवी। अब क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रहेगी। अब हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। तो इस केस में इन्वेंट्री A1 में कॉस्ट है 8000, एनआरवी हमारे पास 7300, तो कितने में रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स लोअर पे, 7300 लोअर है। 14000 की कॉस्ट है, 17800 की एनआरवी है, तो 14000 पे करेंगे इसे। 16000 की कॉस्ट, 16800 की एनआरवी, तो 16000 पे करेंगे लोअर पे। 6000 की कॉस्ट है, 7350 की क्या कहते हैं एनआरवी है, तो इसको किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे, 6000 पे। टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट, 7300 प्लस 14000 प्लस 16000 प्लस 6000, ये आ गया 43300। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 43300। अब ये तो सोल्यूशन हमारा खत्म हो गया, बट अब ये जो हमने करा है ये हमने आइटम बाय आइटम करा है कि इन्वेंट्री की आइटम A1 है तो उसकी कॉस्ट और एनआरवी हमने कंपेयर कर ली। एक सेकंड ऑप्शन भी है, सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं, हम एक ग्रुप वाइज देख लें, अगर ये सिमिलर इन्वेंट्रीज है सारी, लेट्स अज्यूम ये सिमिलर इन्वेंट्रीज है, तो इन सब इन्वेंट्रीज की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 44000। अगर 8000 14000 16000 6000 प्लस कर दे तो कॉस्ट आएगी 44000। अगर एनआरवी, अब इनकी एनआरवी को सम कर दे तो आ जाएगी 49250। अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट आ जाएगी 44000, तो हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे 44000 में। ये हम करते हैं अगर ग्रुप लेवल पे चेक कर देंगे सेम इन्वेंट्री है, बट इसमें हमने क्या एज्यूम करेगी, अलग अलग इन्वेंट्री है, आइटम बाय आइटम करा है कि ये आइटम का 8000 कॉस्ट है, इसकी एनआरवी इतनी है, तो हमने ये लिया। सिमिलर आंसर सॉल्यूशन इसका है, ऐसे आएगा। विद दिस इलस्ट्रेशन 15 खत्म होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 16, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, फिनिश गुड्स हमें दे रखी है 1000 केजीज की ओपनिंग है, रॉ मटेरियल्स 1100 केजीज का ओपनिंग है, और ये इनकी अमाउंट है। परचेजेस हमने करे हैं ड्यूरिंग द ईयर 10,000 केजीज हमने लिए हैं 1 लाख रुपीज़ की। परचेजेस जो हमने करे हैं वो रॉ मटेरियल्स ही परचेज करे होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स होंगे उसके बाद हम उसको उसमें प्रोडक्शन करके फिर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो परचेज करें हमने रॉ मटेरियल्स। लेबर्स का खर्चा आया है इसमें 76,500 का। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखी है 75,000 के। इसके बाद सेल्स हमने करी है 10,000 केजीज 2,80,000 में। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे दी रॉ मटेरियल्स की 900 किलो का सामान अभी पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स हमारे पास 1200 केजीज अभी भी पड़े हुए हैं क्लोजिंग में। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वॉज 15,000 केजीज ऑफ द फिनिश गुड्स। Due to fall in the market demand, the sales price for the finished goods was 20 per kg and the replacement cost for the raw material was 9.5 per kg on the closing day. Calculate the closing inventory as on that date. ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स 900 केजीज के रॉ मटेरियल 1200 के फिनिश गुड्स, इसकी अमाउंट बतानी है कि कितनी की आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर देंगे अपनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उससे हमारे पास है कॉस्ट पर यूनिट। उस कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा वो होगा फिनिश गुड्स का कॉस्ट। ठीक है, तो फिनिश गुड्स से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। रॉ मटेरियल्स का भी हम निकालेंगे, वो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखे हैं इसमें डायरेक्ट मटेरियल लगे, डायरेक्ट लेबर लगे और ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने लगे हैं,
10,000 क्वांटिटीज हमने परचेज करी है, बट क्या इतनी कंज्यूम करी है? हम सबसे पहले निकालेंगे कि रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कितना करा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन वर्किंग करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमें मिलेगा कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करा है। ओपनिंग मतलब हमारे पास इतना पड़ा था सामान, इतना हमने परचेज कर लिया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जितना हमारे पास बचा है, ये सब करके कैलकुलेट करेंगे तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है वो आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 1100 किलो का है, परचेज हमने करा है पूरे साल में 10,000 का, और क्लोजिंग में रॉ मटेरियल हमारे पास 900 केजीज बचा है। ठीक है, कैलकुलेशन करके हमें पता चला 10,200 हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तो जो मटेरियल हमने कंज्यूम करा है वो है 10,200 केजीज। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली है? 10 रुपये। 10,000 यूनिट्स हमने परचेज करी है 1 लाख रुपए में, यानी 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 आ जाएगा हमारे पास ₹10 पर यूनिट। दूसरा, रॉ मटेरियल हमारे पास बुक्स में 11,000 रुपये का है, उसको हमने 1100 रुपये हमने रिकॉर्ड करा हुआ है। ठीक है, 11,000 रुपये का है और 1100 किलो है, तो ये भी 11,000 डिवाइड में 1100 आ जाएगा 10 रुपीज़ का रॉ मटेरियल। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल हमने निकाल लिया, 10,200 यूनिट्स हमने कंज्यूम करी है ड्यूरिंग द ईयर, 10 रुपये की है, तो 1,02,000 रुपये के हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तो डायरेक्ट मटेरियल जो हमने प्रोडक्शन में लगाया है वो है इतना 1,02,000 का। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दे रखी है 76,500 की। फिक्स्ड ओवरहेड अब हम देखेंगे कितने एब्जॉर्ब होंगे इसमें, और जो अनऑब्जॉर्ब होंगे उसको P&L में डाल देंगे। 75,000 के फिक्स्ड ओवरहेड्स है। ठीक है, अब हमने देखा था फिक्स्ड ओवरहेड्स 75,000 के है, और हम इसको डिवाइड करते हैं या मतलब एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल या नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, यानी नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड यानी जो नॉर्मल है वो हमारे 15,000 की एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट एक्चुअल हमने कितनी बनाई है उसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि एक्चुअल हमने यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी है। उसके लिए फिर से वर्किंग नोट 2 में आ जाएंगे हम। ये हमें फॉर्मूला पता है कि सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक जितना फिनिश गुड्स का हमारे पास पड़ा है उसमें हमने जितनी प्रोड्यूस और करी है, तो टोटल आ जाएगी हमारे पास फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आ जाता है सेल्स। तो सेल्स की अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पे 10,000 की गिवन है, सेल्स 10,000 की करी है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है फिनिश गुड्स का 1,200। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास फिनिश गुड्स का 1,000। मटेरियल प्रोड्यूस हमें नहीं पता, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 ये उधर जाके प्लस 1,200 माइनस 1,000, 10,200 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है पूरे साल में, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 10,200 करी है। ठीक है, तो 75,000 के जो ओवरहेड्स है वो या तो 10,200 या 15,000 विच एवर इज हायर, तो 15,000 में एब्जॉर्ब करेंगे, और 10,000 यूनिट्स हमने टोटल प्रोड्यूस करी है, तो इसको हम सॉल्व करके हमारे पास 51,000 के ओवरहेड जो हमने एब्जॉर्ब कर लिए हमारी इन्वेंट्री ने। बाकी जो रिमेनिंग है 75 माइनस 51 वो चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, कि उतने ओवरहेड्स हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए इन्वेंट्री। इसको सम करके हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 2,29,500। अब ये जो हमने प्रोड्यूस करा है, प्रोड्यूस हम रॉ मटेरियल करते हैं नहीं, प्रोड्यूस करते हैं हम फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स हमने कितने प्रोड्यूस करे, एक्चुअल क्वांटिटी 10,200, तो कॉस्ट डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट आ गई हमारे पास फिनिश गुड्स की 22 रुपये 95 पैसे। एनआरवी हमें दे रखी है, मार्केट की डिमांड फिनिश गुड्स की कम हो गई 20 रुपये हो गई पर केजी, तो एनआरवी 20 है, तो विच एवर इज लोअर लेंगे तो हम एनआरवी फिनिश गुड्स को 20 यानी एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो 1,200 के फिनिश गुड्स है इसको हम ₹20 पे रिकॉर्ड करेंगे, 12 इंटू 20 2,400, 24,000। ठीक है, अब बात है रॉ मटेरियल्स की। अब रॉ मटेरियल की हमें एक पता है कॉस्ट, हमें पता है कितनी है रॉ मटेरियल की, ₹10 की कॉस्ट है। कैसे पता है? ऊपर हमने जो परचेजेस यहाँ पे दे रखी थी 1 लाख डिवाइड बाई 10, यहाँ पे हमने निकाला है 10 रुपये के रॉ मटेरियल्स है। एक रॉ मटेरियल की हमें एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है रॉ मटेरियल की 9.5 रुपये, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है 9.5 की। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, एनआरवी नहीं है, तो इसमें हम ये नहीं करते कि विच एवरेज लोअर तो 9.5 ले लो। इसमें लॉजिक हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारे फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम में रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर फिनिश गुड्स इज रिकॉर्डेड एट लेस देन कॉस्ट, ठीक है, जो इस केस में है फिनिश गुड्स की कॉस्ट है ₹22.95 एंड एनआरवी है 20, तो फिनिश गुड्स अपने एनआरवी 20 यानी कॉस्ट से कम में रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है उतनी हम रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको बेच के, हम सिर्फ 20 रुपये ही रिकवर कर पाएंगे। तो
इसका मतलब फिनिश गुड्स हमारे इम्पेयर हुए, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 22 है, एनआरवी 20 है, तो फिनिश गुड्स इम्पेयर हुए, फिनिश गुड्स में लॉस आया, ये राइट डाउन करिए हमने वैल्यू। तो हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को भी राइट डाउन करेंगे और उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेंगे, उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो हमने फिर फिनिश गुड्स हमारे लेस है देन द कॉस्ट, क्योंकि एनआरवी पे आ रहे हैं, तो हम रॉ मटेरियल को भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट में लेंगे, तो इसको हम करेंगे 9.5 से मल्टीप्लाई, 900 इंटू में 9.5, ये आ जाएगा 8,550। ठीक है, अब यहीं पे अगर एक एजम्पशन लेते हैं, लेट्स से जो हमारी एनआरवी है इस क्वेश्चन में 25 होती और कॉस्ट हमारी आती है 22.95, तो विच एवर इज लोअर, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं अपने फिनिश गुड्स, ना कि एनआरवी पे। अब फिनिश गुड्स हमारे कॉस्ट पे है, तो क्या फिनिश गुड्स हमारे कॉस्ट से कम में रिकॉर्ड हुए? नहीं, फिनिश गुड्स कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो रॉ मटेरियल की जो हम अमाउंट लेते, रॉ मटेरियल कितने पे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम 10 रुपये पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी रॉ मटेरियल को भी हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रॉ मटेरियल तभी रिकॉर्ड होंगे, देखो लॉजिक ये है, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, सबसे पहली बात। रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे तब हो जाएंगे वेन एवर फिनिश गुड्स आर रिकॉर्डेड लेस देन कॉस्ट, यानी फिनिश गुड्स में इंपेयरमेंट आ रही है तो हम रॉ मटेरियल को भी कम कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है, हमारी क्लोजिंग वैल्यू भी आ गई। एक चीज़ और, ये जो हमने वर्किंग में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाले और सेल्स निकाली है, यहाँ पे अमाउंट्स तो दोनों की सेम आई है 10,200, बट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें डिफरेंट रिप्रेजेंट करती है। कैसे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट हमने यूज़ करी है डायरेक्ट मटेरियल निकालने में, कि डायरेक्ट मटेरियल में हमारा कितने के मटेरियल कंज्यूम हुआ है और इसका यूनिट ले लिया। ये 10,200 है, हमने कितनी फिनिश गुड्स बनाई है, ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड्स है, भले ही इसमें सेम है, हो सकता है कि एक फिनिश गुड बनाने में एक रॉ मटेरियल लग रहा है इसलिए सेम आ गया, बट ये रॉ मटेरियल हमने यूज़ करा है डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए। फिनिश गुड्स की अमाउंट हमने यूज़ करी है फिक्स्ड ओवरहेड्स में। एक तो हमने इसको कंपेयर करा है एक्चुअल प्रोडक्शन को विद नॉमिनल, या ये जो दे रखी थी नॉर्मल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन के साथ, तो विच एवर इज हायर उससे हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड करा है। फिर इसको हमने एक्चुअल प्रोडक्शन पे ये वाली अमाउंट है 10,200 की, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करा। ठीक है, इस पे मतलब डिवाइड कर, इस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे इसको एलोकेट करा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और कुछ नहीं। फटाफट आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी 10,200 यूनिट्स, ये रॉ मटेरियल वाली है, इंटू में 10, यहाँ पे हमने निकाला था 1 लाख डिवाइड बाय 1000 करके इसकी अमाउंट निकाल दी थी, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो 1,02,000 की हमारी आगे डायरेक्ट मटेरियल। लेबर हमें गिवन है, फिक्स ओवरहेड हमने कैसे निकाले, 75,000 है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 जो हायर है अपने एक्चुअल से, और ये है हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये 10,200 ये 10,200 है, तो अमाउंट सेम बट दोनों चीज़ें अलग है, ये रॉ मटेरियल का ये फिनिश गुड्स का है। तो 51,000 की आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 229 की, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 2290। यहाँ पे भी जो 10,200 लिए ये फिनिश गुड्स वाले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉस्ट फिनिश गुड्स पे लग रही है, तो 2250 का ये आ गया हमारे पास। एक सेकेंड, कुछ तो गलती हुई है यहाँ पे, 22.95, 229,500 डिवाइड बाय 10,200, 2,29,500 डिवाइड बाई 10,200, 22.5 ही आएगा, ये 22.5 है ये। ठीक है, तो 20, तो यहाँ पे हम एनआरवी पे लेंगे, सिंस एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बी वैल्यूड एट एनआरवी 20, एज एनआरवी ऑफ द फाइनल गुड इज लेस देन इट्स कॉस्ट, रेलेवेंट रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देयरफॉर फिनिश गुड्स हमारे 1200 इंटू 20 24,000 के, और ये 900 इंटू 9.5 8,550। फिनिश गुड्स हमने 24,000 की, 8,550, इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन एंड लास्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद टेस्ट का नॉलेज देखेंगे। इलिस्ट्रेशन 17 क्या कहता है, Sun Pharma Limited, a renowned company in the field of pharmaceutical, has been following 4 items inventory. Has the following 4 items in inventory. The cost in NRV value is given below as follows. ठीक है, calculate the value of inventories on an item by item basis on a group basis. Easy question है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप बेसिस में, कह रहे हैं कि हमें ग्रुप बेसिस में इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। तो अगर हम ग्रुप देखेंगे ABCD एक पूरा ग्रुप है, तो इसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 14,600, NRV दे रखी है 14,540, इसमें से विच एवर इज लोअर, तो ग्रुप बेसिस में आ जाएगी 14,540 की हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू। अब आइटम बाय आइटम में क्या कहता है कि एक एक आइटम का अलग से देखो, ये कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ए के लिए कॉस्ट 2,000 है, एनआरवी 1,900, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 1,900 लोअर में। यहाँ पे 5,51,100, तो 5,000 की अपनी लोअर बनेगी।
यहाँ पे 4400 एंड 4550, तो 4400 लोअर है, यहाँ पे 3200 है, यहाँ पे 2900 है, तो 2900 लोअर है, 2900 हाँ 90, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया ये 1900 प्लस 5000 प्लस 4400 प्लस 2990, ये आ गई 14290। तो अगर हम आइटम वाइज आइटम देखें तो हमारी टोटल आ रही है 14290 और इसका ब्रेकअप हमने यहाँ पे दे दिया आइटम बाय आइटम की हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है। आंसर मैच करते हैं। अगर ग्रुप बेसिस में देखें तो 14540 की है जो हमने निकाल दी, 14540, ठीक है। और अगर आइटम बाइज आइटम देखें तो 1900 5000 44 2990, 1900 एक सेकेंड 5000 44 2990 और 14290 का टोटल, ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन 7 भी खत्म, सॉरी 17, ठीक है। Let's do question number 1, test your knowledge. You Limited purchased raw material at 400 per kg. Company does not sell raw material but uses in production of finished goods. The finished goods in which raw material is used are expected to be sold at below cost. क्या कह रहा है, एक रॉ मटेरियल हमने लिया है 400 रुपये का, कंपनी रॉ मटेरियल नहीं बेचती बट फिनिश गुड्स बनाएगी, बट फिनिश गुड्स हमें लगता है कि कॉस्ट से भी कम में बिकेगा। यानी जब फिनिश गुड्स की हमने कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा है एनआरवी कम है, तो विच एवर इज लोअर एनआरवी पे रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कॉस्ट से भी कम में बिकेगा फिनिश गुड्स, ठीक है। इस केस में हमने सीखा हुआ है कि अगर रॉ मटेरियल को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट की जगह इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करते हैं इसको रिकॉर्ड, ठीक है। At the end of accounting year, company is having 10,000 kgs of raw material in inventory. As the company never sells the raw material, it does not know the selling price of the raw material and hence cannot calculate the realizable value of raw material. However, replacement cost is available, that is 300 रुपये per kilo. Compute the value of inventory of raw material. सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करेंगे क्योंकि हमारी फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम में रिकॉर्ड हुई है। तो 10,000 केजीज को इंटू में 300 रुपीज़ पर केजी करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी जो भी हमारे कंसेप्ट पता है उसको एज अ थ्योरी यहाँ पे लिखना होगा। फटाफट आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे तो ये कर ही दिया 10,000 kg एट द रेट 300, तो ये हमारा 30 लाख रुपीज़ की वैल्यू आ गई। तो रॉ मटेरियल को हमने 30 लाख पे लिखा है। बट कहता क्या है, एज पर इंडियस 2 मटीरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये क्या चीज़ है, मटीरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी फिनिश गुड्स बनाते वक्त कोई भी मटेरियल जो हमने हेल्ड कर रखा है, यानी कि रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। They are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost, यानी finished goods हमारे cost या उससे ऊपर में रिकॉर्ड है। However, when there has been a decline in the price of materials and it is estimated that the cost of finished goods will exceed NRV, यानी NRV से ज़्यादा होगी हमारी cost, the materials are written down to net realizable value. In such circumstance, the replacement cost of materials may be the best available measure of their NRV. तो यहाँ पे ये थ्योरी बन गई। Easy question है। Question 2. Sun Limited has fabricated special equipment solar power panel during 2001 and 2 as per drawing and design supplied by customer. However, due to liquidity crunch, the customer has requested the company for postponement of delivery schedule and requested the company to withhold the delivery of finished goods produced and discontinue the production of balance item. यानी एक कस्टमर ने सन लिमिटेड को ऑर्डर दिया है कि एक सोलर पावर पैनल हमें बना के दो, बट कस्टमर अब उसको खरीद नहीं सकता, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच आ गया, सो ही रिक्वेस्टेड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी एंड जो अपना काम चल रहा है उसको रोक दो थोड़े टाइम के लिए। As a result of above, the details of customer balance of goods held by the company as work in progress and finished goods are as follows. सोलर पैनल जो वर्क इन प्रोग्रेस पे पड़े 85 लाख के, फिनिश जो बन के तैयार हो गए 55, और एक सन्ड्री डेटर है हमारे पास 65 लाख के। The petition for winding up against the customer has been filed during 2002-3 by Sun Limited. Advice on the provision to be made of 205 lakhs, ये जो 85, 55 और 65 इसका टोटल 205 लाख in sundry debtors finished and work in progress in the financial statements of 2002-3. क्या इसको हम प्रोविजन बनाए कि ना बनाए? अब देखो, एज पर इंडियस 2 इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज में एक तो आता है अपने रॉ मटेरियल्स, सेकेंड आता है अपना वर्किंग प्रोग्रेस, और थर्ड आता है अपना फिनिश गुड्स। इस केस में अब हमारे पास वर्किंग प्रोग्रेस में 85 लाख पड़े हैं और फिनिश गुड्स हमारे पास 55 लाख का पड़ा है। अब इंडियस 2 ये भी कहता है, अब जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, इसका सन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर जो ये मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, तो सन लिमिटेड के लिए जो वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स पड़े हैं ये इन्वेंट्री का पार्ट है, ठीक है। और इंडियस 2 कहता है इन्वेंट्री को कॉस्ट या NRV में रिकॉर्ड करो।
अब इनकी कॉस्ट तो हमें दे रखी है 85 और 55, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब लेट से एज्यूम करते हैं इसकी एनआरवी, अब दो केसेस बन सकते हैं। एनआरवी एज्यूम करते हैं कि एनआरवी हायर है और कॉस्ट हमें गिवन है, तो इसको कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कॉस्ट लोअर हुई। तो 85 प्लस 55 140 लाख इसका जो टोटल है, इसको हम एज अ इन्वेंट्री शो कर सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री में है और इन्वेंट्री है, हम हमारा रोज का काम है बिजनेस, तो हम इसको कहीं ना कहीं बेच सकते हैं मार्केट में। फिनिश प्रोडक्ट्स को हम किसी और कस्टमर को बेच देंगे, वर्किंग प्रोग्रेस में कंप्लीट करके इसको भी किसी और को बेच देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है कि अब कस्टमर ने हमें अपना स्पेसिफिक ड्राइंग और डिज़ाइन दिया है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है सोलर पावर के जो फिनिश और वर्किंग प्रोग्रेस है, सिर्फ इसी कस्टमर के लिए थे, ये मार्केट में बिक ही नहीं सकते। अब मार्केट में बिक नहीं सकते, इसको एनआरवी हम यहाँ पे तो एज्यूम करी थी एनआरवी ज़्यादा है, अब एनआरवी इसकी नील हो जाएगी, यानी एनआरवी है ही नहीं, क्योंकि किसी और को बेच ही नहीं सकते, ये पूरा स्क्रैप जाएगा मटेरियल, यानी जिसके लिए बनाया था सिर्फ उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं, और कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, एनआरवी नील है, तो एनआरवी जीरो, यानी ये सब भी पूरे जीरो हो गए एक तरीके से। तो इन सब का पूरा प्रोविजन बना के इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, दो ऑप्शन। रही बात सन्ड्री डेटर्स की, अब कस्टमर पे हमने वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग शुरू कर दी, ठीक है, पिटीशन फाइल कर दी, तो ये भी हमारा प्रोविजन में डाउटफुल डेट बन गया, तो इसको हम प्रोविजन बनाएंगे। अब इसको लिखना कैसे, फटाफट इसका आईसीए का सोल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन इट इज ऑब्वियस दैट सन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल, मतलब सोलर पैनल बनाता है, सन लिमिटेड का काम है ये। तो एज पर इंडिया 2 इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ये फिनिश गुड्स की बात करें, कोई भी एसेट जो हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वर्किंग प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services, ये बात कर रहे हैं अपने raw materials की। Therefore, solar power panel held in its stock will be considered as its inventory. Further, as per standard, inventory is valued at lower of cost or NRV. तो अभी तक हमने पूरे इंडिया 2 का ध्यान दिया कि इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, तीन चीजें आती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर सेल, आर assets held for sale in the ordinary course of business. Working progress is the in the process assets in the process of production for such sale, and asset in the form of materials or supplies to be consumed in the production process. So as the customer has postponed the delivery schedule due to liquidity crunch, the entire cost incurred for solar panel which were to be supplied has been shown in inventory. The solar power panel are in the possession of the company which can be sold in the market. ठीक है, ये फर्स्ट assumption की बात करेगी, मार्केट में बिक सकता है ये। So hence company should value such inventory as per principle laid down, that is lower of cost NRV. Though goods were produced as per specification, the company should determine NRV of these goods in the market and value the goods accordingly. Change in NRV, change in value of such solar panel should be provided for in the books. In the absence of NRV or working progress and finished goods product given in the question, ठीक है, क्योंकि हमें ये दे नहीं रखी NRV, एज्यूम करते हैं that cost lower है, the company should value its inventory as per Ind AS 2 140 लाख पे इस पे ले लेंगे। Alternate ऑप्शन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, क्या कहता है, इट इज assumed there is no buyer for such fabricated solar panel, NRV नील हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स। तो यहाँ पे पूरा एक फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था, यहाँ पे हम कहते हैं कि एनआरवी कॉस्ट लोअर है, एनआरवी एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में बिक सकता है ये, तो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दी। दूसरे में कि मार्केट में बिक ही नहीं सकता, तो एनआरवी नील होगी, कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, एनआरवी नील है, तो इसको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, बुक्स में प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स के लिए कहता है, सिंस द कंपनी हैज फाइल्ड अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कंपनी कस्टमर, इट इज प्रोबेबल दैट द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी, हेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 65 लाख का बना देना चाहिए। क्वेश्चन 2 इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं, थ्योरी इसमें पूरी लिखनी है इंडिया 2 की। Question number 3. On 31st of March 2001, the inventory of ABC Limited includes spare parts which it had been supplying to a number of different customers for some years. The cost of spare part was 10 million and based on the retail price, the expected selling price of the spare part is 12 million. तो कॉस्ट हमें दे रखी है 10 की और एनआरवी दे रखी है हमें 12 की, ये हमें 31 मार्च को। On 15th of April, due to market fluctuation, expected selling price of the spare part in the stock market is reduced. In stock is reduced to 8 million. तो NRV हमारी reduce होके हो गई है 8, कब, 15 अप्रैल को। The estimated selling expense required to make the sales would be 0.5 million. Financial statements were approved by the board of directors on 20th of April 2001. तो अप्रूवल से पहले 15 अप्रैल को हमारी NRV गिर गई। अब हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, NRV कौन सी, 12 या तो 8, कौन सी लेंगे, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, तो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट के हिसाब से ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो हम एनआरवी लेंगे अपनी 8 की, ना कि 12 की।
तो एडजस्ट करेंगे इस इवेंट को, तो होगा क्या, हमारे पास कॉस्ट आ गई 10 की, एनआरवी हमारी होगी 8 माइनस 0.5 की हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो ये बन जाएगी 7.5 की, तो विच एवर इज लोअर 10 या 7.5, तो हमारा ये इन्वेंट्री आ जाएगी 7.5 पे। तो ये डिफरेंस है 2.5 का, इसको हम राइट डाउन कर देंगे पी एंड एल में। ठीक है, अब एज एट 31 मार्च 2002, अगले साल की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर नोटेड दैट सच इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड एंड लाइंग इन द वेयरहाउस ऑफ द कंपनी. Director believed that the inventory is in a saleable condition and active marketing would result in an immediate sale. Since the market conditions have improved, estimated selling price of the inventory is 11 million and estimated selling expense are same 0.5 million. अब हुआ क्या, 31 मार्च 2 को अभी भी इन्वेंट्री पड़ी है, तो फिर से हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू इन्वेंट्री एट द फॉलोइंग डेट, 31 मार्च 2001 को और 2 को क्या होगी, 31 मार्च 1 को तो हमने निकाल दी 7.5 की होगी, 31 मार्च 2 को क्या होगी, 31 मार्च 2 को हम फिर से कंपेयर करेंगे कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, एनआरवी हमें दे रखी है 11 माइनस 0.5 मिलियन, तो 10.5 की तो अपनी एनआरवी है। कॉस्ट, अब 31 मार्च 2001 को हमने वैल्यू करी है 7.5 लाख की अपनी इन्वेंट्री, बट इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 10 मिलियन ही है ना, कॉस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो इसको हम फिर कंपेयर करेंगे 10 और 10.5 से, तो लोअर आ जाएगा 10 का। ठीक है, अब हमने पहले 7.5 की करी थी, अब उसको 10 पे कर दिया, तो फिर से जो ₹2.5 का हमने यहाँ पे लॉस बुक करा था पीएनएल में, इसको हम रिवर्स कर देंगे पीएनएल में फिर से, और इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी 10 की। ठीक है, फटाफट से आंसर देखते हैं इसका, इसीगा क्या कहता है, एज पर इंडेक्स 2 इन्वेंट्री इज मेजर्ड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, हमें पता है। फर्दर एज पर इंडेक्स 10 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये कहता है डिक्लाइन इन एनआरवी बिलो कॉस्ट provides additional evidence of events occurring at balance sheet date and hence shall be considered as adjusting event. As per Ind AS 10 ये adjusting event बनेगा हमारा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, इन द गिवन केस वैल्यूएशन इन्वेंट्री 31 मार्च 1 को, कॉस्ट हमें दे रखी है 10 की, एनआरवी वुड बी 7.5 मिलियन, दैट इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 8 माइनस 0.5 का, अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री आ जाएगी हमारे 7.5 पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और 2.5 का हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में यानी पीएनएल में। फिर सेकंड पार्ट में क्या कहता है, Ind AS 2 a new assessment is made of NRV in each subsequent period. NRV हम हर साल निकालेंगे, that if there is an increase in NRV because of change economic circumstance, the amount of write down is reversed, so the new carrying amount is lower than the cost. New carrying amount is the lower of the cost and revised NRV. कहने का जा रहा है जो हमने पहले राइट डाउन करा था उसको रिवर्स करके फिर कॉस्ट और एनआरवी आज के दिन की चेक करेंगे। अकॉर्डिंगली अगेन इन्वेंट्री वुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी whichever इज लोअर। इन द प्रेजेंट केस कॉस्ट अपनी 10 लाख है, एनआरवी अपनी 11 माइनस 5.5, 11 माइनस 0.5, 10.5 की आ गई, तो अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री वुड बी रिकॉर्डेड 10 मिलियन में एंड राइट डाउन कैरिड ऑन प्रीवियस ईयर 2.5 मिलियन शैल बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में मेन सीखने के लिए क्या था कि Ind AS 10 के हिसाब से जो एडजस्टिंग इवेंट बनेगा वो, और अप्रूवल से पहले अगर हमें पता चलता है एनआरवी कम हुई है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। और दूसरा सेकंड ईयर में फिर से हम कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट हमारी सेम रहेगी और एनआरवी उस साल की लेके फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट योर नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम एन एंटिटी, full capacity is 10,000 labor hours in a year, normal capacity 7,500 hours labor hours in a year, actual labor hours for the current period are 6,500 hours. ओके, अब सबसे पहली बात, फुल कैपेसिटी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हम जब फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल या एक्चुअल में देखते हैं विच एवर इज हायर, उस बेसिस में एलोकेट करते हैं। ओके, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें दे रखी है 1500 के और वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखी है 2600 के। यहाँ पे हमें ओवरहेड्स की डिटेल्स दे रखी है कि कितना ओवरहेड्स हमारे यूज हुए। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 2500 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस हमने करी है 6500 की, यूनिट सोल्ड करी है हमने 6700 की। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज असाइंड यूजिंग फीफो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है। डिटरमाइन द ओवरहेड कॉस्ट, जो ओवरहेड कॉस्ट है टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये ओवरहेड जो 1500 और 2600 के है, किस हिसाब से हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में एलोकेट करेंगे, ये हमने करना है। ओके, देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम क्या करेंगे,
हमें ये तो पता ही है फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल्स, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखे हैं 2500 का, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 2500, यूनिट्स प्रोड्यूस हमने करी है 6500 पूरे साल में, क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल रहे हैं और सेल्स हमें दे रखी है 6700 की। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा 2300 यूनिट्स, इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है, ठीक है। अब एक तो हमें क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने क्या करा है, हमने टोटल पूरे साल में 6700 यूनिट सेल करी है, 6700 यूनिट सेल करी है। तो इसमें से क्या हो रहा होगा, अब फीफो मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 2500 तो यहाँ पे चली गई होगी, निकल गई। रिमेनिंग क्या हुआ, 6700 माइनस 2500 क्वांटिटीज, 4200 क्वांटिटीज हमने इस साल की प्रोडक्शन से करी है, 42 फ्रॉम करंट ईयर प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल हमने 6500 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, उसमें से 4200 यूनिट्स हमने इस साल से बेची है, ठीक है। ओके, इसको कैसे यूज करना है एक बार देखते हैं, अभी के लिए एक डिस्कशन। सेकंड हम निकालेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब हम एक ओवरहेड दे रखे हैं फिक्स और एक वेरिएबल, फिक्स दे रखे हैं 1500 का, वेरिएबल 2600 का। अब वेरिएबल ओवरहेड हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन का होता है, क्योंकि वेरिएबल यानी जितनी हमने प्रोड्यूस करी है उतना ही खर्चा हुआ होगा। तो 2600 डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन हमने कितने आवर्स करे हैं, 6500 के एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स है, 2600 रुपीज डिवाइड बाई 6500 आवर्स, तो 0.4 पर आवर का हमारा आ गया वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड हमने 1500 रुपये के हमारे ओवरहेड्स का खर्चा है, इसको हम एक्चुअल या नॉर्मल विच एवर इज हायर लेते हैं हमने कैलकुलेशन के लिए। तो नॉर्मल हमारा 75 है, एक्चुअल 6500 आवर्स है, तो हायर में 7500 हमें हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो 1500 डिवाइड बाई 7500 एक्चुअल, तो 0.2 रुपीज़ का रेट आ गया पर आवर, ओके। अब इससे हुआ क्या, 0.2 पर आवर, तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास टोटल 1500 के है, ठीक है। इसमें से एब्जॉर्ब जो इन्वेंट्री में हो जाएंगे वो सिर्फ 0.2 पर आवर होंगे और बाकी के रह जाएंगे अनएब्जॉर्ब्ड। अब हम एक कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने में हमें कितने आवर्स लग रहे हैं। तो टोटल यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है 6500 यूनिट्स, आवर्स भी लगे हमें 6500, तो हाँ यानी एक यूनिट बनाने में 1 आवर लग रहा है। इस हिसाब से एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगी, 0.2 फिक्स्ड ओवरहेड है पर आवर के और 0.4 है पर आवर वेरिएबल ओवरहेड, टोटल आ गया 0.4 मिला के 0.6 पर आवर की कॉस्ट लग रही है। अब एक आवर में एक यूनिट बन रहा है, यानी एक यूनिट की कॉस्ट भी कितनी हुई, 0.6। अब लेट से एज्यूम करते हैं हम एक यूनिट बनने में 2 आवर्स लगते हैं, अगर ऐसा होता कि एक यूनिट बनने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर जब एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं तो ये कॉस्ट भी अपनी एक यूनिट के लिए 0.6 पर आवर है, तो 0.6 इंटू 2 हो जाती है एक यूनिट के लिए 1.2, एग्जाम्पल है। बट इस केस में एक यूनिट बनाने में 1 आवर ही लग रहा है, तो 0.6 की कॉस्ट आ गई अपनी पर यूनिट, ठीक है। तो अपने फिक्स्ड ओवरहेड में कितने एब्जॉर्ब हुए इन्वेंट्री में वो हम कैलकुलेट करेंगे। 0.2 की हमारी फिक्स्ड ओवरहेड की क्या कहते हैं कॉस्ट है पर आवर या पर यूनिट ले लो, और 6500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है, तो 1300 रुपये तो हमारे एब्जॉर्ब हो गए 1500 में से, बाकी 200 रुपये हमारे अनअब्जॉर्ब रह गए, वो हमारे चले जाएंगे P&L में। कहने का मतलब 1500 रुपये के ओवरहेड्स है टोटल फिक्स प्रोडक्शन के, नॉर्मल कैपेसिटी 7.5 थी, एक्चुअल 6500 हुई है, तो कुछ तो अनअब्जॉर्ब रहेंगे ना, 100% तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाएंगे इन्वेंट्री में, तो 1300 हमारे एब्जॉर्ब हुए, 200 हमारी चले गए P&L में। इसके बाद हम निकालेंगे हमारे पास कॉस्ट आ गई पर यूनिट, क्लोजिंग यूनिट्स आ गए हमारे, क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं 2300 के, एक यूनिट में कितने ओवरहेड्स आएंगे 0.6 के, तो 2300 0.6 1380 हमारी चली जाएंगी ओवरहेड चले जाएंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री में। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितने ओवरहेड्स आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाली है यहाँ पे, देखो 4200 तो करंट ईयर की प्रोडक्शन से है, 2500 प्रीवियस ईयर से। 2500 का हमें डेटा दे नहीं रखा क्योंकि फीफो मेथड है, ये इसकी वैल्यू कुछ और रही होगी, तो सिर्फ 4200 अगर हमारी इस बार की इस ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी यूनिट से कॉस्ट गुड सोल्ड की, तो पर यूनिट हमारा 0.6 का रेट है, तो 4200 इंटू में 0.6, ये आ जाएगा 2520,
तो 4200 इंटू में 0.6, 2520 के ओवरहेड्स हमारे चल जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने हमने गुड्स सोल्ड करिए इस साल में। ठीक है, तो यूनिट्स प्रोड्यूस हमने करे 6500, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2300 का था, यानी 4200 यूनिट्स हमारे इस साल में से गए हैं। टोटल हमने 6700 यूनिट्स बेची है, बट इसमें से 4200 हमारे इस साल की प्रोडक्शन में से है, 6500 में से। बाकी रिमेनिंग जो 2500 है वो प्रीवियस ओपनिंग यूनिट है और उसका हमारे पास डेटा नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 4200 इंटू 0.6, 2520 आ गया। तो अब हमारा टोटल ओवरहेड्स कितने थे हमारे पास, 2600 के वेरिएबल थे, 1500 के हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स थे, टोटल हमारे 4100 थे। इसका अगर हम ब्रेकअप करें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे 1380 एब्जॉर्ब हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2520 आ गए, अनअब्जॉर्ब 200 थे जो हमारे यहाँ पे निकले थे फिक्स्ड ओवरहेड का अनअब्जॉर्ब, 4100 हमारे पूरा यहाँ पे ब्रेकअप आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अनअब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे पीएनएल में चले जाएंगे और एब्जॉर्ब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री में चले जाएंगे। फटाफट आईसीए का सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन 4 का क्या कहते हैं। आवर्स टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने में हमें 65 आवर्स डिवाइड बाय 6500 यूनिट्स, 1 आवर लगता है 1 यूनिट में। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 1500 के ओवरहेड से 75,000 हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, एक्चुअल हमारी 65 थी, तो हमने विचएवर इज हायर नॉर्मल ले ली, तो 0.2 पर आवर के हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट है। अब कहते हैं मैनेजमेंट शुड एलोकेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट अ रेट ऑफ 0.2 per hour. Therefore, fixed production overhead allocated to 6500 units produced during the year would be 1300. ये हमने यहाँ पे निकाला था 1300 जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स में एलोकेट हो जाएगा। रिमेनिंग 200 शुड बी एक्सपेंस्ड ऑफ इन पीएनएल। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला कि एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है। फिक्स्ड ओवरहेड हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, फिर उसको हमने एक्चुअल यूनिट्स में डिवाइड एब्जॉर्ब करवा के एलोकेट करके बाकी अनअब्जॉर्ब्ड अनएलोकेटेड बना दिया पीएनएल में। The amount of fixed overhead allocated to inventory is not increased as a result of low production by using normal capacity to allocate fixed overhead. इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब वही है कि हम नॉर्मल या एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर लेते हैं, ये वही है कि फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड इन्वेंटरी इज नॉट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ लो प्रोडक्शन बाय यूजिंग नॉर्मल कैपेसिटी टू एलोकेट फिक्स्ड ओवरहेड्स, कि हमने नॉर्मल कैपेसिटी यूज करी है यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स को एलोकेट करने के लिए। अब वेरिएबल की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड हमने एलोकेट कर दिया, वेरिएबल एलोकेट करनी है। वेरिएबल हमारे 2600 के है, 6500 हमारे एक्चुअल आवर्स है, तो 0.4 का पर आवर रेट आ गया। मैनेजमेंट शुड एलोकेट वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ 0.4 पर आवर, तो द अबव रेट रिजल्ट्स इन द एलोकेशन ऑफ ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स टू यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने निकाली कैसे, ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस सेल्स, 2300 के हमने यूनिट्स निकाल लिए। As each unit has taken 1 hour to produce, total fixed and variable overhead recognized as part of cost of inventory would be 2300 यूनिट इंटू में 1 आवर इंटू में 0.2 करके 1380 हमारे यूनिट्स यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे, क्या कहते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री में। करा गया 2300 इंटू में 0.6, ये हमने यहाँ पे करा है 2300 इंटू में 0.6, 1380 हमने ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए क्लोजिंग इन्वेंट्री में। फॉर्मुला लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिए नंबर ऑफ आवर्स टू प्रोड्यूस ईच यूनिट 1 आवर लगा और 0.2 पर आवर के हिसाब से ये कर दिया। अब रिमेनिंग जो बचे 2720 कैसे, 1500 की हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट थी, 2600 के हमारे वेरिएबल कॉस्ट थे, 1380 हमने एलोकेट कर दिया क्लोजिंग में, तो 2720 बचे। ठीक है, अब इस 2720 में से क्या करेंगे, 200 रुपये तो हमने अनअब्जॉर्ब कर दिए, 2720 इन्होंने कहा एक्सपेंस में चले जाएंगे, किस हिसाब से, 200 रुपये अनअब्जॉर्ब में, और 2520 चले जाएंगे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, एब्जॉर्ब इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो बेसिस पे। तो 6500 यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस्ड है, 2300 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, 4200 हमारी यूनिट्स आ गए इस साल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी यूनिट्स जो अपनी बेची है, इंटू में 0.6 का रेट 2520। क्वेश्चन खत्म, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएगा अगर यहाँ पे 1 आवर नहीं होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा माइंड के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये, Sharp Trading Incorporation purchases motorcycles from various countries and exports them to Europe. Sharp Trading has incurred these expenditures during 2001.
कुछ एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, ए से लेके आई तक के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एंड एडवाइस as if which of the above items is to be included in the cost of inventory and wants you to calculate the cost of inventory as per Ind AS 2. तो कौन से आइटम्स इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगी और क्या अमाउंट बैठेगी. तो लेट्स सी, कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड ऑन वेंडर्स इनवॉइस 5 लाख, ये तो आएगा अपना 5 लाख की अमाउंट आएगी. ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेजेस, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, यही अगर ये कैश डिस्काउंट होता है या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता तो हम नहीं लेते. इम्पोर्ट ड्यूटीज एज्यूम करेंगे कि ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है तो आएगी. तो क्या क्या बनेगा, ये अभी 5 लाख हो गया, इसमें से 10,000 रुपये के हमने ट्रेड डिस्काउंट हटा दिए, प्लस 200 की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है. इसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन परचेज 250 रुपये के फ्रेट एंड इंश्योरेंस ये भी ऐड होंगे इसमें, प्लस अदर हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इम्पोर्ट्स, कोई भी हैंडलिंग कॉस्ट ये भी ऐड हो जाएगी इसमें 100 की. ठीक है. सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट 15,000 ये नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अपनी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते, और सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो एफ वाला पॉइंट नहीं आएगा. ब्रोकरेज कमीशन पेएबल टू इंडेंटिंग एजेंट फॉर अरेंजिंग इम्पोर्ट्स 300, ये एक तरीके की अपनी बाइंग कमीशन होती है और इन्वेंट्री खरीदते वक्त बाइंग कमीशन को हम कंसिडर करते हैं अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में, तो 300 रुपये भी ऐड हो जाएंगे. सेल्स कमीशन पेएबल टू सेल्स एजेंट, सेल्स कमीशन हम नहीं लेते, ये सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है तो ये नहीं आएगा हमारे पास. आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है. तो 3 चीज़ें नहीं आई इसमें, कौन कौन सी, एक सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट 15,000 का, सेल्स कमीशन पेएबल टू सेल्स एजेंट एंड आफ्टर सेल्स वारंटी. ए से लेकर आई तक एफ एच और आई आइटम नहीं आई, बाकी हमारे पास टोटल कॉस्ट बैठ गई इसकी, जो भी हमने सम करा है वो 4,90,850 रुपये. ठीक है. आंसर से फटाफट मैच करते हैं. क्या कहते हैं, आइटम्स यहाँ पे दे रखिए, आर परमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सिंस दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज पर Ind AS 2. कौन कौन से आइटम्स लिए, ए बी सी डी ई ली है, बीच में से एफ खा गई है, जी ली है, एफ एच और आई नहीं ली. हमने क्या क्या नहीं लिया, हमने भी एफ एच और आई नहीं लिया, बाकी लिया. ठीक है. रीजन क्या बताते हैं, बिकॉज परमानेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सिंस दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ परचेज, एक परचेज का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. तो सबको प्लस माइनस करके अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 4,90,850 की हमारे पास आ गई, 4,90,850. फिर नोट में हमने बता दिया सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन और आफ्टर सेल्स वारंटी नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ऑन 1st of January एन एंटिटी एक्सेप्टेड एन ऑफर. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कहाँ क्या हमें करने के लिए, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट बतानी है, अलग अलग कॉस्ट दे रखी है, कौन आएगा कौन नहीं, फिर इसमें यही करना है. फिर सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट रीजन एंड कैलकुलेशंस वेरेवर रिक्वायर्ड. तो लेट्स सी, 1st January एंटिटी एक्सेप्टेड एन ऑर्डर फॉर 7,000 कस्टम मेड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स. 3rd January एंटिटी परचेज्ड रॉ मटेरियल्स टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ 5,50,000 रुपीज इंक्लूडिंग 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्सेस. तो सबसे पहले हमने कंपनी ने रॉ मटेरियल लिए, तो ये हमने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगी अपनी 5,50,000 की. इसमें से 50,000 हम नेट माइनस कर देंगे रिफंडेबल टैक्सेस, क्योंकि ये रिफंड हमें मिल जाएंगे, 50,000 माइनस करेंगे. द परचेज प्राइस वॉज फंडेड बाय रेजिंग अ लोन ऑफ 5,55,000 इंक्लूडिंग 5,000 लोन रेजिंग फीस. द लोन इज सिक्योर्ड बाय द इन्वेंट्रीज. अब लोन की जो लोन रेजिंग फीस है ये P&L में जाएगी. लोन का जो इंटरेस्ट है यानी बोरिंग कॉस्ट ये भी P&L में जाएगा. कहने का मतलब इन्वेंट्रीज में अपनी लोन की कोई भी अमाउंट नहीं ऐड करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस बोरिंग की जो भी कॉस्ट है इसमें ऐड नहीं होगी. ठीक है. ड्यूरिंग जनवरी 2001 द एंटिटी डिजाइन द कॉर्पोरेट गिफ्ट्स फॉर द कस्टमर. तो डिजाइनिंग कॉस्ट लगी हमारे पास, एक एक्सटर्नल डिजाइनर आया 7,000 रुपीज़ लिए उसने, लेबर लगी उसकी 3,000, तो 7 और 3 10,000 भी हमारे यहाँ पे ऐड होंगे टोटल, जो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड लेबर है, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, एक कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्ट है, कस्टम मेड है, कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट गिफ्ट है. ठीक है. फिर ड्यूरिंग फरवरी द एंटिटीज प्रोडक्शन टीम डेवलप्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक and made further modifications necessary to bring the inventories to the conditions specified in the agreement. तो कुछ और काम करे अपने कस्टम वो कॉर्पोरेट गिफ्ट बनाने के लिए. द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन द टेस्टिंग फेज. मटेरियल्स नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम सेल ऑफ द स्क्रैप्ड आउटपुट 21,000, लेबर लगी 11,000 की, और जो मशीन हमने यूज़ करी उस पर डेप्रिसिएशन ओवरहेड लगा 5,000 का. तो ये 21, 11 और 5 ये पूरा मिला के 21, 11 और 5 37,000 भी हमारा इसमें अमाउंट आएगी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में.
क्योंकि इट इज़ नेसेसरी ताकि हमें टेक्निक तो पता चले या कुछ हमें पता चले कि हमें किस तरीके से वो गिफ्ट बनाने हैं, कस्टमाइज़ करना है। दूसरा मटेरियल यहाँ पे हमें 21,000 जो दे रखे हैं पहले से नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू कर रखा है। अगर ये नेट नहीं कर रहा होता तो 21,000 में से हम 3,000 माइनस करते, क्योंकि हम स्क्रैप की वैल्यू हमने रिकवर कर ली अपने कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने पहले से नेट करके दिया है। Further, during February, the entity incurred following additional costs in manufacturing the customized corporate gift. Manufacturing में हमारे कंज्यूमर स्टोर्स लगे 55 की, लेबर लगी 65 की, और डेप्रिसिएशन लगी प्लांट एंड मशीनरी प्लांट की 15,000। तो 55 65 15 ये भी हमारी कॉस्ट में बनेगा। तो 55 65 15 1,35,000 की कॉस्ट और इसमें डाल देंगे। इसके अलावा कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वर रेडी फॉर सेल ऑन 1st मार्च। नो एबनॉर्मल वेस्टेज अकर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। अगर एबनॉर्मल वेस्टेज हो भी जाती तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते, कॉस्ट में से नहीं इसको माइनस करते या ऐड नहीं करते नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज को। तो 6,82,000 की हमारी टोटल आ गई इन्वेंट्री की कॉस्ट। आंसर मैच करते हैं इसका आईसीआई से। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो आ गई 6,82,000। अब इन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो पढ़ लेते हैं। 5 लाख जो हमने लिया है ये परचेज प्राइस और रॉ मटेरियल का, इसमें से 50,000 हमने नेट ऑफ कर दिया रिफंडेबल टैक्सेस के। लोन रेजिंग फीस जो 5,000 की हमें दे रखी थी वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी मेजरमेंट इन द लाइबिलिटी, ये इसमें आएगा नहीं। कॉस्ट ऑफ परचेज 55,000 के परचेज प्राइस फॉर कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये इन्होंने क्या लिया है, ये जो 55,000 दे रखे कंज्यूमेबल स्टोर्स के यहाँ पे परचेज प्राइस दे दिया। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 65,000 के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन्होंने ले ली, कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड 15,000 के फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे इन्होंने लिए हैं ये 15,000 रुपये अपनी डेप्रिसिएशन के। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, ये 10,000 कहाँ से आया, ये 7 और 3 10,000 डिजाइन एंड लेबर कॉस्ट। अदर कॉस्ट 37,000 जो हमने यहाँ पे 37,000 ले रखी है, 21 11 और 5 को ऐड करके 21 11 और 5 कहता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, ये नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप है, इसलिए हमने 21 लिया। अगर ये नेट ना होता तो 3,000 हमने स्क्रैप के भी माइनस करते। और बोरिंग कॉस्ट अपनी रिकॉग्नाइज होगी पीएनएल में, तो ये हमारे आगे 6,82,000 की अमाउंट। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है अपना और चैप्टर भी खत्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि 4 न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखना स्टार्ट करते हैं। अ रिटेलर कंपनी इंपोर्टेड गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1,30,000 इंक्लूडिंग 20,000 नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड 10,000 रिफंडेबल टैक्सेस। तो अगर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो हम उसको कॉस्ट में से माइनस नहीं करते, रिफंडेबल है तो हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमें वापस गवर्नमेंट से इसको रिफंड मिल ही जाएगा। तो 1,30,000 इंक्लूड करता है, ये 20,000 और 10,000 दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो 1,30,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1,20,000 की अभी तो कॉस्ट आ जाती है। अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और क्या कह रहा है, बट अभी तक हमने बस इतनी सी चीज़ डिटरमाइन करी है। द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स वर ट्रांसफर टू द रिटेलर कंपनी अपॉन कलेक्शन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द हार्बर वेयर हाउस, यानी कि जब कलेक्ट करे गुड्स तभी उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गया। द रिटेलर कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द गुड्स अपॉन कलेक्शन, पेमेंट भी करनी होगी जब कलेक्ट करेंगे। रिटेलर कंपनी इंकर्ड 5,000 टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू इट्स रिटेल आउटलेट, यानी कि अपनी फैक्ट्री अपने आउटलेट पर लाने के लिए 5,000 रुपये का इसने ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर दिया। एंड फर्दर 2,000 इन डिलीवरिंग द गुड्स टू इट्स कस्टमर। देखो यहाँ पे एक पोर्ट है, कस्टम्स का पोर्ट है, यहाँ से गुड्स लाने के लिए डिलीवरी चार्जेस लगाए 5,000, ठीक है, अपनी आउटलेट पे लाने के लिए। अब 2,000 रुपये का खर्चा आ रहा है डिलीवरिंग द गुड्स टू इट्स कस्टमर। अब रिटेल से जब भी ये डिलीवरी कर रहा है टू इट्स कस्टमर, ये डिलीवरी यानी कि सेलिंग कॉस्ट है 2,000 की। फर्दर सेलिंग कॉस्ट 3,000 की लगती है इन सेलिंग द गुड्स। मीन्स ये 2,000 एंड 3,000 इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। State whether the delivery charges and selling expenses will form part of the cost of inventory. If not, then why? ये जो डिलीवरी चार्जेस है 2,000 के और 3,000 की जो सेलिंग चार्जेस है, क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे कॉस्ट का? अगर नहीं बनेंगे तो हमें रीजन बताओ। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट भी हमें बताओ। तो 1,20,000 की तो कॉस्ट हमने देख ली, जिसमें कॉस्ट और ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड हो गए। प्लस हम करेंगे 5,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो कस्टम पोर्ट से इसकी फैक्ट्री आउटलेट तक लाने के लिए लगे, क्योंकि कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं एनी चार्जेस विच आर इंकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स फैक्ट्री और आउटलेट। ठीक है, तो 5,000 रुपये हम इसमें और ऐड कर देंगे, तो 1,25,000 रुपये की हमारी आ जाएगी इन्वेंट्री की कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हम इसमें ऐड नहीं करते, हम सीख चुके हैं। इसके लिए मैं कहूँगा हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 7 जो पढ़ा था, सिमिलर ये है। मैं आपको दिखाता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 7। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था इलिस्ट्रेशन 7 में
कि सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज एंड आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दीज आर इंकर्ड. एडवाइज वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड नाउ बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज. तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में जब हमने बात करी थी इलस्ट्रेशन 7 में हम सीख चुके हैं. इसका आंसर देखते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल है. 1,25,000 रुपये की हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है. कैसे? परचेज प्राइस में से 1,30,000 का प्राइस था. इन्होंने पहले क्या करा, सारे टैक्सेस हटा दिए और 20,000 रुपये फिर ऐड कर दिए जो नॉन रिफंडेबल थे. हमने पहले हटाया नहीं पूरा, बस सीधा 10,000 रुपये इसमें से हटा दिए. ठीक है, कंसेप्ट हमारे पक्के होने चाहिए. ये बाकी प्रेजेंटेशन तो हमारी हो ही जाएगी. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमने 5,000 ऐड करी, 1,25,000 रुपये की हमारे पास आ गई इन्वेंट्री की कॉस्ट. फिर एक नोट लिख देंगे कि 10,000 हमारे रिफंडेबल है, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं करा. फिर इंडेस 2 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है सेलिंग कॉस्ट फ्रॉम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. हाउएवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये जो पूरा नोट है हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमने पढ़ा था, वहीं से एक कॉपी पेस्ट है, आप इसको देख सकते हो. विद दिस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, क्वेश्चन हमारा खत्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना. An entity has following details regarding the cost and retail price of the goods purchased and unsold at the beginning of the year. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट गिवन है और साथ में उसका रिटेल प्राइस गिवन है. रिटेल प्राइस क्या होता है? एमआरपी सुना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि बेसिकली ये सेल्स प्राइस बात कर रहा है कि क्या इसका सेलिंग प्राइस रहता है. तो ओपनिंग इन्वेंट्री 6,250 की इसकी कॉस्ट है एंड 8,000 का इसका रिटेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस है. परचेजेस हमने करी है 19,500 की, जिसका सेलिंग प्राइस है 34,000 यानी कि रिटेल प्राइस. इन्वेंट्री ऑन हैंड यानी कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया अभी वो है 23,000 का. और सेल्स फॉर द पीरियड, जो हमने पूरे पीरियड में सेल्स करी है 19,000 रुपये की हमने सेल्स करी है. इन दोनों का हमारे पास कॉस्ट मिसिंग है, तो वही हमसे क्वेश्चन मांगेगा कि कॉस्ट निकाल के दो इसकी. नाउ अप्लाइंग द रिटेल मेथड कंप्यूट द फॉलोइंग. चार चीज़ें हमें कंप्यूट करनी है और यूज़ करना है रिटेल मेथड. अब ये रिटेल मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ. देखो, अगर हमें किसी प्रोडक्ट का या किसी भी इन्वेंट्री का एमआरपी गिवन है यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस गिवन है यानी कि जो सेल्स प्राइस होता है, अगर हम इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स. ठीक है, तो यही होता है रिटेल मेथड. यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ की सेल्स है और हमें बोला जाएगी 30% ऑन सेल्स इज अवर प्रॉफिट, जो ग्रॉस मार्जिन होता है 30% यानी कि 30, तो 70 रुपये का हमारे कॉस्ट आ गया. सिमिलरली अगर हमें बोला जाता है कि 30% प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, तो हम किसी भी तरीके से कंप्यूट कर लेते कि सेल्स का कितना प्रॉफिट होता. वो तो हम करते ही है ना, बचपन से करते आए हैं कि 1/3 ऑफ कॉस्ट है, 1/3 ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट सेल्स का कितना होगा उस चीज़ में हम नहीं पढ़ते. बेसिकली रिटेल मेथड ये होता है. बट इस क्वेश्चन में ये सिंपल चीज़ अप्लाई नहीं होगी. देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ कंसेप्ट अप्लाई होगा कि हमें परसेंटेज निकालनी होगी ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस. कहने का मतलब अगर हमें गिवन है कि सेल्स प्राइस 100 है और कॉस्ट है 70, यहीं पे ये चीज़ गिवन है ना. अगर हम सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो इसका रिटेल प्राइस सेल प्राइस दे रखे है 8,000 और कॉस्ट दे रखी है 6,250. तो हम निकाल सकते हैं कि कॉस्ट की परसेंटेज ऑन सेल्स कितनी परसेंटेज है. अगर हम करें 70 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज, यानी कि कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इज 70%, यानी कि सेल्स का 70% इज कॉस्ट. ठीक है, तो वही सबसे पहले ये मांग रहा है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस बताओ. परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ओवर रिटेल प्राइस, कॉस्ट अपॉन सेल्स बताओ. बेसिकली हमें कॉस्ट बाय सेल्स का रेशियो पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज है. अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि 6,250 डिवाइड बाई 8,000 अलग से करें और परचेजेस अलग से करें 19,500 डिवाइड बाई 34,000. ऐसा नहीं करना, हमें इन दोनों का सम लेना है और यहाँ पे रिटेल का सम लेना है. देखो 19,000 प्लस 6,250 इज 25,250 इज आवर कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स प्राइस यानी कि 34,000 प्लस में 8,000 इज 42,000. इसको डिवाइड कर दो. 25,250 डिवाइड बाई 42,000 परसेंटेज इज 60.11%. ठीक है, आई थिंक एक चीज़ मैंने गलत करी यहाँ पे. 19,500 प्लस 6,250 इज नॉट 25,250, इट इज़ 25,750. एक बार फिर से कर लेते हैं. 19,500 प्लस 6,250 25,750 है.
डिवाइड बाय 42,000, अगर हम परसेंटेज करें तो ये आता है 61.31%। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि परसेंटेज बताओ ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस। तो ये हमने निकाल दी, कॉस्ट अपॉन रिटेल प्राइस कर दिया, 61.31 आ गया परसेंटेज। ध्यान में क्या देना है कि इसको अलग अलग नहीं करना, दोनों को सम करके करना है। नाउ इट सेज कि कॉस्ट बताओ ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इन हैंड बची है जिसका रिटेल प्राइस 23,000 है, इसकी कॉस्ट क्या है? तो अभी हमने निकाला कि रिटेल प्राइस का 61% इज कॉस्ट। जो मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर 100 के सेलिंग प्राइस है और 70 कॉस्ट है, तो 70% इज कॉस्ट, रिटेल का 70% कॉस्ट है, तो रिटेल का 61.31% कॉस्ट है। तो 23,000 का 61.31% इज 14,101। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई। ठीक बात, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताना, इसको मैं ट्राई करूंगा कि मैं कमेंट्स में ही रिस्पॉन्स कर सकूं। चलो, नेक्स्ट पार्ट कहता है वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एट कॉस्ट, ये बताओ। यानी कि जो हमने सेल प्राइस करा है जिसका रिटेल प्राइस है 19,000, इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो अभी तक हमने जो करा उसके बेसिस पे हम कॉमनली क्या करेंगे, हमारी कॉमन सेंस कहेगी कि 19,000 पे भी 61.31% लगा देते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट मांगी है, सेल्स की कॉस्ट मांगी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स है 19,000 की, तो 19,000 पे 61.31%, इट कम्स एट 11,648, 649 कह लो। ठीक है, बट ऐसा करते ही ये क्वेश्चन का ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाता है। इसका रीजन मैं समझाता हूँ क्या है, अगर समझ आए तो अच्छी बात है, क्योंकि गलत वैसे होता नहीं है, नॉर्मल ये चीज़ सही है। हम अभी तक हमने देखो क्लोजिंग स्टॉक पे क्या करा, 61% लगा दिया और ये हमने कॉस्ट निकाल दी। सेल्स की कॉस्ट मांगी है, इससे भी हम 61 लगा के कॉस्ट निकाल सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। बट आईसीए ने ऐसा नहीं करा। अब रीजन मुझे नहीं पता, मे बी ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने एट कॉस्ट, तो मे बी आईसीआई कह रहा है कि सिर्फ कॉस्ट ही यूज करो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए। और हमें पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेल्स। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है 6250, परचेजेस गिवन है 19,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी हमने निकाली 14,101, तो हमारे पास सेल्स आ सकती है 6250 प्लस 19,500 माइनस 14,101 इज 11,649। अब आप कहोगे कि इसमें गलत क्या हुआ, यहाँ पे भी तो हमने 11,649 निकाला था, यानी 11,650 निकाला था, और यहाँ पे भी 649 आया, ये तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गलत है। देखो हमने जो अभी तक कंसेप्ट या लॉजिक सीखे, सेम लॉजिक आईसी ने यूज करे हैं, बट आंसर्स गलत आए हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आंसर पे। लास्ट डी पॉइंट तो सिंपल है, पहले के इन 3 पॉइंट्स को हम मैच करने की कोशिश करते हैं आईसीए के सॉल्यूशन से। ठीक है, तभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन मीन इसमें आईसीए का आंसर ही एकदम से अलग दे रखे हैं उन्होंने, इसलिए इसमें हमारे आंसर गलत आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 6250 प्लस 19,500 25,750, जो हमने भी निकाल लिया था 25,750, 42,000 का हमारा रिटेल प्राइस, ये भी इन्होंने हमने निकाल लिया। फिर कहता है कॉस्ट परसेंटेज ऑफ रिटेल प्राइस, जो हमारा एक ही रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेल प्राइस। आईसीए ने क्या करा है, डिवाइड तो वही करा 25,750 डिवाइड बाई 42,000, 61%, यानी कि इसको राउंड ऑफ करा है, और ये क्वेश्चन में गलती आई है सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से। अगर आप खुद से कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो तो परसेंटेज आती है 61.309, और आगे डेसिमल चलते रहते हैं, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 61.31, बट आईसीआई ने ये 3.31% को इग्नोर कर दिया। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हमें इसको इग्नोर करना है, यहाँ पे लिखा है इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ मार्कअप और मार्कडाउन ऑन द सेलिंग प्राइस, इसको इग्नोर करने को कहा है, बट राउंड ऑफ करने को तो नहीं कहा। मार्कअप मार्कडाउन इज समथिंग डिफरेंट, वो ये चीज़ नहीं है।
तो देखो इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आईसीए ने राउंड ऑफ कर रखा है, तो हमें भी राउंड ऑफ करना है। तो 61% हमारा यहाँ पे आंसर आया। अब इन्होंने निकाला क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। हमने क्या करा था, 23,000 का 61.31% कर दिया। आईसी ने क्या करा, 23,000 का 61% करा। तो इनका आंसर आया है 14,030 और हमारा आया था 14,101। डिफरेंस समझ आया। फिर आता है सी पॉइंट, जो मैं बात कर रहा था। अगर हम ऐसा करें कि 19,000 पे भी 61% लगा दे, जो आईसीए ने निकाली है अपनी परसेंटेज, 19,000 हमारा सेल्स प्राइस है। अगर हम नॉर्मली करते, जिसको मैंने यहाँ पे गलत बताया था 61.31% लगाने के बाद, 19,000 पे भी 61% अगर हम अप्लाई करें, 19,000 पे 61% अप्लाई करें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है 11,590। बट आईसीए ने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है 11,720। कैसे? वही जो मैंने कहा कि कॉस्ट मेथड इसने यूज करा है। 6250 प्लस में 19,500, 6250 यानी कि जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करा है 14,030, जो 14,030 ले रखे। हमने क्लोजिंग स्टॉक इस हिसाब से निकाला था, राउंड ऑफ नहीं करा था हमने परसेंटेज को, और इसलिए आया है इसका यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, नो डाउट, बट ये चीज़ याद रखनी होगी इस क्वेश्चन के लिए कि हमने राउंड ऑफ नहीं करा इसी ने। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो लिख देना, जो भी नोट देना है, कुछ भी करना है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। लास्ट में इसने पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि सेल ऑफ इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना अर्न करा है। तो 19,000 की बेची है, कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली 11,720, तो 19 माइनस 11,720 कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 19,000 इज सेल्स प्राइस, 11,720 इज कॉस्ट, तो ये हमारा प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, बस वो एक राउंड ऑफ की वजह से चीज़ें बिगड़ गई। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली इसमें है, राउंड ऑफ तो चलो है ही, ये थर्ड पॉइंट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो 19,000 रुपये 61% नहीं लगाना हमने। रीज़न ये हो सकता है कि आईसीए ने यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है एट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का डेटा ही यूज़ करो, रिटेल प्राइस का डेटा यूज़ ही मत करो इसके लिए। ठीक है, तो वो ये वाला फॉर्मूला हमारा चेक कर रहा है आईसीए, और कुछ नहीं। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, एक दो बार देखो। इसको ना एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही घुमा देते हैं, हम कैलकुलेट करते रहेंगे 61.31% आया है, आईसीए 61% लेके सॉल्व कर रहा है, और एमसीक्यू में ऐसे ही हम खो जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं, और ज़्यादा टाइम देने का इसका फायदा नहीं, मोर देन सफिशिएंट टाइम मैंने इसको डिवोट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट क्या है, हमें करनी है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी कि हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है बुक्स में। तो उसके लिए हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें डेटा दे रखा है, क्या बता रखा है कि ए लिमिटेड बिगेन द ऑपरेशन इन 2001-2, और इस ईयर में इट इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स प्रोडक्ट। इसने काफ़ी सारे खर्चे करे हैं टू परचेज द रॉ मटेरियल। हमें पता है इन्वेंट्री बनती है विद मटीरियल्स, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इन तीनों का सम करके तभी बनती है इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो देखो, परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज 30,000, फिर इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इज 8,000, तो 8,000 इसमें ऐड हो जाएगा। रिफंडेबल परचेज टैक्सेस को हम ऐड नहीं करेंगे। फ्रेट कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस टू द फैक्ट्री स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल्स इज 3,000, ये भी ऐड होगा। फिर कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग द मटेरियल्स इनटू द स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल्स, जो स्टोर रूम में अनलोड करे, ये सारे खर्चे मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं है, इसको फैक्ट्री या स्टोर रूम तक लाने के खर्चे हैं सारे। तो 20 रुपये का खर्चा यहाँ पे आया, और पैकेजिंग की कॉस्ट आई 2,000, ये भी हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बनती है। तो अभी तक हमने क्या करा, देखो 30,000 प्लस 8,000, देखो इसको ना मैं सीधा आईसीआई के सोल्यूशन से मैच कराता हूँ, हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस अगर हम निकालें, तो परचेज प्राइस 30,000 ऐड करा, 8,000 रुपये की हमने ड्यूटीज ऐड कर दी, ये वाली। रिफंडेबल टैक्सेस नहीं ऐड करेंगे, फिर 3,000 ऐड कर रहे हैं अपने फ्रेट के। ठीक है, फिर 20 एंड 2,000 ऐड करें पैकेजिंग एंड कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग। इसके बाद हमें बता रखा है 31 मार्च 2002 को ए लिमिटेड रिसीव्ड रुपीज 530 वॉल्यूम रिबेट फ्रॉम अ सप्लायर
फॉर परचेजिंग मोर देन ₹15,000 फ्रॉम द सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि एक तरीके से अगर हमने ज़्यादा खरीदा उसके बदले में डिस्काउंट हमें मिले, मीन्स दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट तो है नहीं, कैश डिस्काउंट हम माइनस नहीं करते, बट ट्रेड डिस्काउंट इज अ नॉर्मल बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रेड डिस्काउंट हम 530 इसमें से माइनस करेंगे, तो 530 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाती है कि कॉस्ट ऑफ परचेज हमारे पास आई 42,490, और जो रिफंडेबल टैक्सेस थे वो हमने इसमें नहीं लिए। ठीक है, तो ये हमने परचेज करी चीज़ें 42,490 की, तो इसके हम एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, इन्वेंट्री टू कैश या बैंक 42,490। यही जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने पास कर रखी है, इन्वेंट्री टू कैश बैंक 42,490। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में मटेरियल भी आता है, लेबर भी आते हैं, ओवरहेड्स भी आते हैं। अभी तो सिर्फ हमने मटेरियल को अकाउंट करा है, अब आगे हमें और खर्चे दे रखे हैं। दैट ए लिमिटेड इंकर्ड द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट इन द प्रोडक्शन रन, और भी खर्चे हुए। ठीक है, तो सैलरी ऑफ द मशीन वर्कर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री का खर्चा है, यानी कि दिस इज डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट लेबर जो हुई है 5,000, तो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी मैं आईसी के सॉल्यूशन से डायरेक्ट मैच कराता जाता हूँ आपको। वर्किंग नोट 2 है, डायरेक्ट लेबर हमने ली है 5,000 की। ठीक है, फिर है सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कहाँ का है, फैक्ट्री का, तो इसकी सैलरी हम लेंगे 30,000, क्योंकि ये सीधा मटेरियल से रिलेटेड है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स इज ऑल्सो इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो इन इन्वेंट्री। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे हमारी इन्वेंट्री के खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये 3,000 रुपये भी हमारा इन्वेंट्री की कॉस्ट है, तो 3,000 रुपये आ गए यहाँ पे फैक्ट्री की मैनेजमेंट 3,000। अब देखो आईसी ने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, यहाँ पे हमें फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री मैनेजमेंट लिख दिया। ये चीज़ें याद मत रखना, एग्जाम में सिर्फ सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर आगे 3,000 रुपये डाल देना, सैलरी ऑफ मशीन वर्कर्स या सैलरी ऑफ वर्कर्स लिख दो इन फैक्ट्री और आगे डाल देना। ये डायरेक्ट लेबर ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, कितनी चीज़ें याद रखोगे भाई एग्जाम के लिए। आगे चलो, डेप्रिसिएशन लग रही है किस बिल्डिंग में, बट फैक्ट्री की बिल्डिंग है, एंड इक्विपमेंट यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि इन्वेंट्री फैक्ट्री के लिए चीज़ें यूज हो रही है, 600 रुपये की डेप्रिसिएशन भी हमारी कॉस्ट बन जाएगी इन्वेंट्री की। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 200 रुपये के कंज्यूमेबल्स ये भी ऐड होंगे, तो कंज्यूमेबल्स भी ऐड हो गए हमारे पास 200 के। देन डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल्स टू द मशीन फ्लोर, यानी कि फैक्ट्री के अंदर अंदर कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन 400 रुपये, फैक्ट्री के अंदर है, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने की जो जर्नी है, यहाँ पे रॉ मटेरियल एक फ्लोर पे पड़ा है, फिनिश गुड्स दूसरे फ्लोर पे बन रहा है, उसके लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं, वो सारा खर्चा इन्वेंट्री का ही पार्ट है। तो 400 रुपये, क्योंकि अगर इन्वेंट्री ना होती तो ये खर्चा ही ना होता, तो इन्वेंट्री के सर पे ही डाल दे सारा खर्चा, तो 400 रुपीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये रहा डेप्रिसिएशन फॉर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। देन वी हैव फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी 300 ऐड कर दो, फैक्ट्री का रेंट 1,000 रुपये ऐड कर दो, क्योंकि हमने फैक्ट्री क्यों ली है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को हैंडल करने के लिए, इन्वेंट्री को हैंडल करने के लिए, तो इन्वेंट्री का ही खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑफ एंटिटीज व्हीकल यूज्ड बाय द फैक्ट्री सुपरवाइजर इज 200। देखो व्हीकल किसका है, एंटिटी का, यूज कौन कर रहा है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर, तो इसलिए ये इन्वेंट्री का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि फैक्ट्री में सुपरवाइजर रखा है, तो सुपरवाइजर के सारे खर्चे जो फैक्ट्री वाले है सुपरवाइजर इन्वेंट्री का पार्ट है। तो कितनी अमाउंट थी 200, तो ये रही हमारी भी 200। ठीक है, इसके बाद आता है और भी खर्चे हुए इंकर्ड इन द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पूरी कंपनी के एक्सपेंसेस, सिर्फ फैक्ट्री के नहीं। अब कंपनी के पास फैक्ट्री है, कंपनी के पास एक शोरूम है, कंपनी के पास एक हेड ऑफिस है, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। तो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग में हुए हैं वो 500 रुपये की डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, यहाँ पे था फैक्ट्री का स्टाफ था सुपरवाइजर, तो हमने पूरा ले लिया, ये 150। ये चीज़ें नॉर्मली ऐड नहीं होती। सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल, ये सैलरी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, तो ये भी इसमें ऐड नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐड नहीं होती, होगी ऐड, रुको ज़रा। ठीक है, फिर आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, दिस वन, ये कहता है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, इसमें से 20% एक्सपेंसेस इज एट्रीब्यूटेबल टू एडमिनिस्ट्रिंग द फैक्ट्री। देखो फैक्ट्री का भी एडमिनिस्टर यानी कि देख रेख तो करनी पड़ती है, तो 20% खर्चा फैक्ट्री की वजह से हो रहा है, उसको फैक्ट्री को एलोकेट कर दो। फैक्ट्री को एलोकेट कर दो मतलब
इन्वेंट्री को एलोकेट कर दो। रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेबल इन इक्वल प्रोपोर्शन टू द सेल्स डिपार्टमेंट या अदर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि जो फाइनेंस, टैक्स, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, बट 20% हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। तो 500, 150 और 3050 का 20% हम एट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे इन्वेंट्री को। तो देखो 20% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑन व्हीकल्स एंड स्टाफ कॉस्ट हमने ऐड कर दी फैक्ट्री यहाँ पे इन्वेंट्री में। कैलकुलेट कर लो, 500 का 20% आता है 100 और 150 का 20% आता है 30, तो 100 और 30 यहाँ पे डाल दिया, और वो था 3050 का 20% आता है 610, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन और खत्म नहीं हुआ, फिर कहता है 2001-2 में और खर्चे करे, बट ये सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस देखते ही इससे भाग जाओ, इन्वेंट्री में हम इसे ऐड ही नहीं करते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये अभी एक क्वेश्चन करा था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी सीखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी हमने सीखा था, सेलिंग के खर्चे हमारे ऐड नहीं होते। पूरे चैप्टर में हमने यही चीज़ें सीखी है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं ऐड होगी, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय द सेल्स स्टाफ नहीं ऐड होगा, और सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल ये भी ऐड नहीं होगी। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता कि इसमें से 20% खर्चे फैक्ट्री के हैं या 30% फैक्ट्री के, तो हम ऐड करते, अदरवाइज नहीं। बस हो गया, और क्या बचा है, सारे एक्सपेंसेस हमने टिक कर दिए, सब कुछ ऐड कर लिया, टोटल आता है 11,440। अब आईसीए ने क्या करा है, यहाँ पे 2 एंट्रीज पास कर दी। इसमें 2 क्यों करी, 200 रुपये अलग से डाल दिए कंज्यूमबल्स के नाम से, और 11,240, टोटल 440 आया था ना, 440, हाँ, तो 200 रुपये डाल के 240, तो उसको यहाँ पे अलग से ब्रेक डाउन दे दिया इन्वेंट्री का। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री अकाउंट ही है, यहाँ पे भी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कंज्यूमबल्स करके यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्री क्लोज कर देना। और टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी आई, 42,490 पहले निकाली थी, और 11,440 अभी निकाली। 42,490 प्लस 11,440 ये आती है 53,930 इज आवर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके साथ ये खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब ये ना थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके नहीं है, बट इसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बस इस क्वेश्चन को रीड में करा देता हूँ, बस ध्यान रखना कि ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। क्या कह रहे हैं, बी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम्स ऑन अ क्लेम बाय कस्टमर एट 0। ठीक है, तो बी लिमिटेड ने कुछ एक स्टॉक है जो फ्री आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोई ऑफर चल रहा था उनके पास, तो उसको वैल्यू करा है 0 पे, क्योंकि वो फ्री में बांट रहे हैं। हम कहते हैं ना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एनआरवी नेट रिलायबल वैल्यू उसकी 0 है, तो इसने 0 पे ही रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि फ्री में बांट रहे हैं। नाउ कस्टमर हैव अ राइट टू क्लेम द फ्री आइटम्स विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, एंड इफ द टाइम लिमिट ऑफ 14 डेज एक्सीड्स द क्लेम इज फॉरगॉन बाय द कस्टमर। यानी कि जब भी इनवॉइस बना है उसके विद इन 14 डेज इस आइटम को हम क्लेम कर सकते हैं। The majority of free items require online registration by the buyers for participation in the contest conducted by the respective brand, which needs to be done by the buyers within 3 days from the date of invoice। यानी कि जब भी इनवॉइस बना उसके विद इन 3 डेज तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है कि हम इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हैं, और जो फ्री क्लेम है वो इनवॉइस से 14 डेज के अंदर अंदर हमें क्लेम कर लेना है। ऐसा ऐसा कुछ हमें इस क्वेश्चन में बता रखे। Now, out of it, a few items under this category was found damaged. The replacement cost of such items would be 2.5 लाख रुपए। अब जो ये जो आइटम्स है जो हमने फ्री आइटम बांट रहे हैं उसमें से कुछ डैमेज निकली, उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लग जाएगी। हमें डिटरमाइन करना है whether the entity has to book a loss of inventory or provide for replacement cost of the goods that need to be given as free items to the customer as per the principles of Ind AS। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमें लॉस बुक करना है इन्वेंट्री में, या एक प्रोविजन बनाना है इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। ये जो 2.5 लाख रुपए है, क्या हम इसको लॉस मान लें कि इन्वेंट्री डैमेज हो गई, हमारा लॉस हो गया, या इसका एक प्रोविजन बना दे, जैसे जैसे हम होगा प्रोविजन तो हम इसको प्रोविजन मतलब यूटिलाइज करते रहेंगे। और इसमें इंड एस 37 के कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे, जो अपना प्रोविजन, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बातें करते हैं, तो उस सब भी बातें करेंगे। आंसर सीधा हम स्ट्रेट अवे पढ़ते हैं आईसीएस का ही। इंड एस 2 डील्स विद द राइट ऑफ इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। द स्टॉक ऑफ फ्री आइटम्स इज वैल्यूड एट 0। जो हमारा स्टॉक है वो हमने 0 में वैल्यू कर रखा है। द क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री, जो 2.5 लाख रुपए का लॉस है वो अराइज ही नहीं होता, एज द क्लेम ऑफ फ्री स्टॉक इज सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस, कि 14 डेज के अंदर कस्टमर क्लेम करे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे 30 डेज के अंदर, और ये सारी चीज़ें कंटिंजेंट इन नेचर है, यानी कि फ्यूचर में ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
ये हो सकता है कोई कस्टमर भूल जाए, 14 डेज के अंदर ना करे या 3 डेज के अंदर रजिस्टर ना करे, तो ये तो फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर में कस्टमर क्लेम करेगा गुड्स, तब हमें वो उसको सही गुड्स देने होंगे, डैमेज तो गुड्स दे नहीं सकते, उसको रिप्लेस गुड्स ही देने होंगे, और तभी हमारा ये खर्चा आएगा। मीन्स 2.5 लाख का खर्चा आज तो है नहीं, तो आज हम उसका लॉस भी बुक नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। लॉस तब होगा जब कस्टमर क्लेम करेगा, और क्लेम कब करेगा, 14 डेज के अंदर अंदर क्लेम करेगा नहीं करेगा हमें क्या पता। ठीक है, तो हम इसका प्रोविजन बनाएंगे, लॉस नहीं बनाएंगे। प्रोविजन कब बनता है, हम इंड एस 37 में सीखते हैं। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, समझ आ जाएगा ये, अदरवाइज 37 पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। प्रोविजन शेल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटिटी की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट के इवेंट से बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट में इवेंट क्या हुआ है, कस्टमर चीज़ परचेज करी है, यानी कि इनवॉइस बन चुका है, उसके बाद उसकी कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है नहीं हो रही है, डिपेंड करता है कि कस्टमर 14 डेज के अंदर गुड्स को क्लेम करेगा कि नहीं करेगा। एंड इट इज़ प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, यानी कि हमें सेटल करनी पड़ेगी ऑब्लिगेशन, अगर कस्टमर क्लेम कर ले तो हमें सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और उसका रिलायबल एस्टिमेट भी बन सकता है। नाउ इफ दीज कंडीशंस आर मेट, प्रोविजन शेल बी रिकॉग्नाइज। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है कि हमारी कोई ऑब्लिगेशन भी है सेट करने की, अगर हम सेट करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड उसका हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं आज के दिन में, तो प्रोविजन बनेगा। तो इस केस में प्रोविजन बनाएंगे, हियर अ प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज सेल टुक प्लेस इन द रिपोर्टिंग ईयर। सेल हो चुकी है यानी कि पास्ट इवेंट हो गया। एज्यूमिंग दैट द रजिस्ट्रेशन फॉर द कंटेस्ट आर रिसीव्ड वेयरबाय देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर 14 डेज के अंदर ले ही लेगा, क्योंकि फ्री के आइटम कोई क्यों ही छोड़ेगा, तो कस्टमर की प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो क्लेम कर लेगा। हो सकता है 100 में से सिर्फ 70 कस्टमर्स ही क्लेम करे या 80 कस्टमर्स ही करे, बट ज़्यादा चांसेस है कि करेंगे। फर्दर एस्टिमेट भी बन सकता है, 2.5 लाख रुपए का हमारा खर्चा आएगा। देखो वैसे तो कोई खर्चा नहीं था, 2.5 लाख रुपए हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इसलिए इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हेंस प्रोविजन ऑफ 2.5 लाख इज टू बी मेड इन द रिपोर्टिंग ईयर। फर्दर ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड व्हेन क्लेम हैड नॉट बीन पेड, इस प्रोविजन को हम रिवर्स भी कर देंगे। तो ऐसी ऐसी बात करके हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंडेस 37 से ज़्यादा लिंक्ड है, इसलिए इंडेस 2 में ये किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा, डिपेंडिंग 37 की नॉलेज हमारी कैसी है। बट एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, लॉस हम बुक नहीं करेंगे क्योंकि लॉस तो है ही नहीं, ये प्रोविजन है। विद दिस हमारा इंडेस 2 काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन जो भी स्टडी मैट में गिवन है सब कवर होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप इजीली इसको टैकल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।